बच्चों हम कर रहे थे 10th का मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसमें अब हम करेंगे टॉपिक अक्रेंस ऑफ मेटल्स और साथ में करेंगे मिनरल्स एंड ओर एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, दैट इज मेटलर्जी प्रोसेस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अक्रेंस ऑफ मेटल्स। ये मेटल जो हम पढ़ रहे हैं ये पाई कहाँ जाती हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादातर मेटल जो है मैक्सिमम ये अर्थ क्रस्ट में पाई जाती हैं, ज़मीन के अंदर पाई जाती हैं। और कुछ मेटल जो बड़ी रिएक्टिव होती हैं वो सी वाटर में भी पाई जाती हैं। और किस फॉर्म में पाई जाती हैं, ये ऐसे नहीं कि आप आयरन जैसे आप लाते हो आयरन उसी फॉर्म में पाया जाता है, जहाँ आप जो चांदी के जेवर जहाँ सोना जो पहनते हो वो उसी फॉर्म में पाया जाता है, जब बिस्कुट की फॉर्म में गोल्ड पाया जाता है, ऐसा नहीं है। ये रॉक की फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है, डस्ट की फॉर्म में पाया जाता है। और कुछ मेटल जो हैं वो कंबाइंड स्टेट में होती हैं और कुछ फ्री स्टेट में होती हैं। कुछ होती हैं कंबाइंड स्टेट में, कंबाइंड स्टेट में होती हैं, और कुछ फ्री स्टेट में होती हैं। फ्री स्टेट जहाँ इसको हम नेटिव स्टेट भी बोलते हैं, नेटिव स्टेट मीन कैसे, अगर हम बात करें वो डिपेंड करता है उनकी रिएक्टिविटी पे। जो हमने आपको एक्टिविटी या रिएक्टिविटी सीरीज दिया था, अगर उसको दोबारा हम देखें तो क्या था वो, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, और उसके बाद था कॉपर हाई कोर्ट है आपका, ठीक है, गोल्ड, और साथ में लास्ट में प्लेटिनम भी आ जाता है। अगर इन मेटल की बात करें रिएक्टिविटी सीरीज में तो हमने देखा था ये मेटल सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, दे आर वेरी रिएक्टिव, दे आर वेरी रिएक्टिव। रिएक्टिव मेटल हायर रिएक्टिविटी होती है इनकी, हाईली रिएक्टिव मेटल होती हैं। अगर हाईली रिएक्टिव होंगी तो मेरे ख्याल में आप समझ गए कि ये किसी से भी कंबाइन हो जाती हैं, है ना। हेलोजिन से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से, ऑक्सीजन से, कार्बन डाइऑक्साइड से, सल्फर से, मीन बड़े सारे इनको बोलते हैं मिनरल्स। जो जब ये कंबाइंड स्टेट में मिलती हैं ज़मीन से तो इनको मिनरल बोलते हैं। तो बड़े सारे मिनरल की फॉर्म में पाई जाती हैं, और यही कारण है ये सी वाटर में भी पाई जाती हैं। सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम जो है ये सी वाटर में भी पाया जाता है, क्योंकि बड़ी जल्दी कंबाइन हो जाता है। और कैसे, सॉल्ट की फॉर्म में, है ना, वही हाइड्रोजन से कंबाइन होता है ज़्यादा ये। तो उसके बाद अगर बात करें ये मेटल जो जिंक, आयरन, लेड, ये क्या थी, ये लेस रिएक्टिव थी, ये लेस रिएक्टिव मेटल थी। इस कारण ये मेटल जो हैं ये भी मिनरल की फॉर्म में पाई जाती हैं, कंबाइंड स्टेट में पाई जाती हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कंबाइन नहीं होती कि हर किसी से कंबाइन हो जाएंगी, ऐसा नहीं है कि क्लोरीन से, फ्लोरीन से, ब्रोमीन से, आयोडीन से उस फॉर्म में नहीं पाई जाती। ये ज़्यादातर ऑक्साइड मिल जाएंगे या कार्बोनेट मिल जाएंगे या आपको सल्फाइड मिल जाएंगे। मीन सल्फर से कंबाइन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन होगी, या मीन कार्बोनेट से, या ऑक्सीजन वगैरह से ऑक्साइड की फॉर्म में पाई जा सकती है। लेकिन ये मेटल जो हमने देखी है नीचे, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, ये क्या थी, ये लीस्ट रिएक्टिव, ये क्या थी, लीस्ट रिएक्टिव मेटल थी। तो ये क्या होगा, जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल होंगी जहाँ तो वो फ्री स्टेट में पाई जाएंगी, नेटिव फ्री स्टेट में, मीन जैसे हमारा गोल्ड और प्लेटिनम ये फ्री स्टेट में पाया जाता है, लेकिन बिस्कुट की फॉर्म में नहीं पाया था, ये ध्यान रखना है। ये रॉक मीन जहाँ गोल्ड मिलेगा वहाँ ये डस्ट की फॉर्म में मिलेगा, उसको फिर साफ करना पड़ता है, ठीक है, उसको फिर वॉश करके इंडस्ट्रीज में साफ करके उसका फिर गोल्ड बनाया जाता है। लेकिन ये मेटल भी लीस्ट रिएक्टिव हैं, कॉपर, सिल्वर और क्या नाम, मरकरी, ये भी नेटिव स्टेट में मिल सकती हैं, फ्री स्टेट में मिल सकती हैं। लेकिन अगर ये कंबाइंड स्टेट में मिलेंगी ना तो ये ऑक्सीजन, कार्बोनेट वगैरह की फॉर्म में नहीं मिलेंगी, ये सिर्फ सल्फर की फॉर्म में मिलेंगी, सल्फाइड की फॉर्म में। समझाया आपको। मीन ये जो मेटल है वेरी रिएक्टिव, इसके बड़े सारे मिनरल पाए जाते हैं। मेटल फाउंड इन अर्थ क्रस्ट इन द फॉर्म ऑफ कंबाइंड विद अदर नॉन मेटल्स, नॉन मेटल से कंबाइन होती है। दीज कंबाइंड स्टेट ऑफ मेटल इज कॉल्ड मिनरल, इसको मिनरल बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बड़े सारे मिनरल पाए जाते हैं। लेकिन ये जो लेस रिएक्टिव मेटल हैं इसके मिनरल भी पाए जाते हैं, ऑक्साइड, कार्बोनेट या सल्फाइड वगैरह पाए जाते हैं। हर किसी से ज़्यादा से ये कंबाइन नहीं हुई होती। लेकिन जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल हैं ये जहाँ तो सल्फाइड की ही फॉर्म में पाई जाती है ज़्यादातर, ठीक है, जहाँ फिर ये फ्री स्टेट में आपको मिल सकती हैं। ये है इनकी अक्रेंस। और आपको पता है सबसे ज़्यादा मेटल जो अर्थ क्रस्ट में पाई जाती है वो क्या है, एल्यूमिनियम। पहले नंबर पे एल्यूमिनियम है, दूसरे नंबर पे आयरन है, और फिर बाकी सारी मेटल भी पाई जाती हैं। क्लियर।
ठीक है, अर्थ क्रस्ट में, और कुछ बड़ी रिएक्टिव मेटल जो है वो सी में भी पाई जाती हैं। अब इन मेटल की अक्रेंस को हम क्या बोलते हैं? मिनरल्स बोलते हैं। मेटल जिस फॉर्म में पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? मिनरल्स, दैट इज इन कंबाइंड स्टेट। ठीक है, अब इस मिनरल में से सभी मिनरल जो हैं उनसे हम मेटल को बाहर नहीं निकाल सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें, एल्यूमिनियम मेटल की बात करें, जब एल्यूमिनियम मेटल को निकालना होता है तो इसके दो ओर हैं। एक तो ये है आपके सामने बायऑक्साइड, एक है बायऑक्साइड। बायऑक्साइड का फार्मूला होता है Al2O3, दैट इज 2 टाइम वाटर। और एक होता है क्ले। क्ले हमारी जो मिट्टी या हमारी जो रेत होती है उसमें भी एल्यूमिनियम होता है, उसका फार्मूला होता है Al2O3 SiO2 2 टाइम वाटर। ये फार्मूला है उसका, दिस इज क्ले का। अब हम बात करें कि हम निकालते कहां से एल्यूमिनियम? दोनों में से तो निकाल सकते हैं, दोनों में से निकल सकती है, लेकिन इससे निकालना बड़ा मुश्किल है थोड़ा। इससे अगर निकालेंगे तो बहुत सारे प्रोसेस लगाने पड़ेंगे और ये इतनी महंगी पड़ेगी कि इतनी इसकी कीमत नहीं होगी जितना हमें इसको लगाने में खर्चा कर दिया। मिनरल तो दोनों हैं, दीज आर द मिनरल ऑफ एल्यूमिनियम, what the aluminium is extracted from बायोक्साइड। बायोक्साइड से निकाली जाती है, और जिस मिनरल से मेटल निकाली जाती है उसको बच्चों ओर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओर। इट मीन द मिनरल फ्रॉम विच द मेटल इज एक्सट्रैक्टेड इकोनॉमिकली एंड कन्वीनियंटली, आसानी से निकल सकती है और सस्ती पड़ती है, उसको हम बोलते हैं ओर। इट मीन जितने भी मिनरल होते हैं वो सभी ओर नहीं होते, क्लियर? जितने भी मिनरल होते हैं वो ओर नहीं होते, लेकिन जिस ओर से, जिस मिनरल से मेटल को निकाला जाता है कन्वीनियंटली, इकोनॉमिकली, उसको हम क्या बोलते हैं? ओर बोलते हैं। क्लियर बच्चे? कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं मिनरल और ओर क्या है। मिनरल क्या है? जिस फॉर्म में मेटल पाई जाती है वो मिनरल है, लेकिन जिस मिनरल से मेटल को निकाला जाता है उसको एक नाम दे दिया, दैट इज ओर। इट मीन हम कह सकते हैं द मिनरल फ्रॉम विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड इकोनॉमिकली एंड कन्वीनियंटली इज कॉल्ड ओर। उसको हम क्या बोलेंगे? ओर बोलेंगे। इट मीन इसका मतलब ये हुआ कि ऑल ओर्स आर मिनरल्स, वट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर। ये बड़े बार पूछते हैं, जितने भी ओर हैं वो मिनरल तो है, लेकिन सारे मिनरल ओर नहीं हैं। और वही है जिससे मेटल को बाहर निकाला जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम हैज 2 मिनरल, बायोक्साइड एंड क्ले, वट द मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बायोक्साइड, इट मीन द ओर ऑफ एल्यूमिनियम इज बायोक्साइड। क्लियर हो गया? अब कुछ हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ओर मेटल के जिनसे मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। बच्चे ये टेबल में दी गई हैं, इनके कई बार कंपटीशन में, कम्पिटेटिव एग्जाम में इनके नाम पूछे जाते हैं या फार्मूले दिए होते हैं, आपने बताना है कि इस नाम का नाम अलग टाइप का है, फार्मूला अलग टाइप का है, ठीक है ना? तो इनके पर्टिकुलर नाम डाले हुए हैं। जैसे कि पहला है रॉक सॉल्ट। आपको पता है रॉक सॉल्ट किसको बोलते हैं? नम को बोलते हैं। जो हमारा नमक समुद्र वाला नहीं, ये पहाड़ी नमक है, पहाड़ों से मिलता है। तो ये इसका फार्मूला होता है सोडियम क्लोराइड। समुद्र वाले का भी सोडियम क्लोराइड होता है, उससे नहीं निकालते सोडियम को। किससे निकालते हैं? रॉक सॉल्ट से निकालते हैं। नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। दिस इज नेम ऑफ ओर, दिस इज फार्मूला और केमिकल नेम, और कौन सी मेटल इसमें से निकाली जाती है। तो नेम ऑफ ओर रॉक सॉल्ट का फार्मूला NaCl, और नाम हो गया, केमिकल नेम हो गया इसका सोडियम क्लोराइड, और इसमें से कौन सी मेटल निकाली जाती है? सोडियम। अब बात करें बायोक्साइड, एक और है बायोक्साइड। ऐसे हमें पता नहीं चलेगा बायोक्साइड किसका है, लेकिन फार्मूला देखेंगे। फार्मूला क्या है बायोक्साइड का? Al2O3 2 टाइम वाटर ऑफ क्रिस्टलेशन भी है इसमें, और इसका केमिकल फार्मूला नाम है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जहां से हो जाएगा, और एल्यूमिनियम इससे निकाला जाता है। अब आगे बात करें, अगर तीसरे नंबर पे देखें बच्चे, ये जिंक के 2 और दिए गए हैं, कैलामाइन और जिंक ब्लेंड।
ठीक है। स्पेशल और के स्पेशल नेम होते हैं, कैलामाइन होता है जिंक कार्बोनेट ZnCO3, जिंक कार्बोनेट, और जिंक ब्लेंड किसको बोलते हैं, जिंक सल्फाइड को। एस मीन सल्फाइड और जिंक सल्फाइड, और इनमें से जिंक निकाली जाती है, दोनों ओर में से किसी से भी आप जिंक निकाल सकते हो। और आगे देखें, अगर आयरन का ओर है, ये देखिए हेमाटाइट्स Fe2O3 मीन आयरन 3 ऑक्साइड। ये 3 क्यों लिखते हैं, क्योंकि आयरन 2 फॉर्म में पाया जाता है। हमने बताया था पहले भी, आयरन की 2 वैलेंसी भी होती है और 3 भी होती है, 2 पॉजिटिव और 3 पॉजिटिव। ये फेरस होता है, ये फेरिक होता है। तो इस कारण हम आगे इसको फेरस फेरिक ही बोलेंगे, लेकिन जहां हम सिंपल के लिए आयरन 3 ऑक्साइड मीन जहां वैलेंसी 3 शो कर रहा है और जहां से आयरन निकाली जाती है। और ऐसे ही अगर कॉपर देखें, कॉपर का ओर है हमारा कॉपर ग्लैंस। कॉपर ग्लैंस का फार्मूला है कॉपर सल्फाइड, है ना, सल्फाइड, और कॉपर 1 सल्फाइड। कॉपर भी 2 फॉर्म में पाया जाता है, कॉपर 1 पॉजिटिव और कॉपर 2 पॉजिटिव। इस कारण लिखना पड़ता है कि कॉपर जहाँ ये वैलेंसी से निकल जाता है आप निकाल सकते हो। हमें पता है सल्फर की 2 होती है, और ये कॉपर की कितनी होगी, 2। सल्फर की हमेशा 2 होती है, अगर तो कॉपर की कितनी होगी, समझिए ना, 2 कॉपर की 2 हो गई, तो एक कॉपर की कितनी होगी, 1 होगी। ये नेगेटिव होती है नॉन मेटल, ये पॉजिटिव होती है, तो 1 पॉजिटिव। कॉपर 1 सल्फाइड लिखना पड़ता है, और कॉपर जहां से निकलता है। और अगर बात करें मरकरी की, तो मरकरी का साइनावार और है मरकरी सल्फाइड और मरकरी 2 सल्फाइड, है ना। मरकरी 1 और 2 में पाई जाती है, इस कारण इसको लिखना पड़ता है, और ये जहां से निकलती है मरकरी। अब आप जहां देखो, अगर रॉक साल्ट की बात करें, सोडियम एल्यूमिनियम, देखो सोडियम क्लोराइड की फॉर्म में, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की फॉर्म में, है ना, तो जिंक जो है कार्बोनेट की फॉर्म में, और सल्फाइड की फॉर्म में, आयरन ऑक्साइड की फॉर्म में। लेकिन अगर कॉपर और मरकरी को देखें, जो लीस्ट रिएक्टिव हैं, हमने कहा लीस्ट रिएक्टिव जहां तो फ्री स्टेट में पाई जाती हैं, जहां सिर्फ सल्फाइड की फॉर्म में ही पाई जाती हैं, इसके और बाकियों के और जो हैं सभी में पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर। तो ये था कुछ और मिनरल के बारे में। अब हम आगे चलेंगे कि इन और में से मेटल को निकाला कैसे जाता है। नेक्स्ट चलेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, जहाँ इसको मेटलर्जी प्रोसेस बोलते हैं। एक्सट्रैक्शन मीन ये जो और आपको दिए गए हैं, इनमें से मेटल को बाहर निकालना है हमने। ठीक है, तो इसके लिए बड़ी सारी प्रोसेसेस लगती हैं, तो उसको हम बोलते हैं मेटलर्जिकल प्रोसेसेस। और वो प्रोसेसेस क्या हैं, वो आपके सिलेबस में जनरल प्रोसेसेस हैं। पर्टिकुलरली आपने कोई और लेके उसको एक्सट्रैक्ट नहीं करना है। तो ये प्रोसेसेस का एक हमने फ्लो चार्ट डायग्राम बनाई है। अगर पहले ही अपने दिमाग में आप बिठा लेते हैं तो आपको ये सारा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि किसी एक और के लिए कुछ और मेथड लगता है, किसी और दूसरे और के लिए कुछ और मेथड लगता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन अगर आप मेरा साथ देंगे, फ्लो चार्ट अगर समझेंगे अच्छे से, तो आपको ऐसा क्लियर होगा कि लाइफ में कभी ये भूलेगा नहीं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये जो मेटल्स हैं, हमने इसको डिवाइड किया था 3 पार्ट में, है ना। एक्टिविटी सीरीज में अगर मेटल देखें, ये जो ऊपर पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम मेटल जो हैं, ये बड़ी ज़्यादा रिएक्टिव हैं, इनके लिए कुछ अलग मेथड है। ठीक है, ये जो बीच में है लीस्ट वाली, इनके लिए कुछ अलग मेथड है। और ये जो नीचे वाली है, ये जो जहाँ तो फ्री स्टेट में पाई जाएंगी, जहाँ ये 2-3 मेटल जो है सिल्वर, मरकरी, कॉपर, ये सल्फाइड की फॉर्म में पाई जाएगी, इनके लिए अलग मेथड है। क्लियर। तो अगर आप पहले ये दिमाग में बिठा लें कि इसका मेथड अलग है, ये वाला और होगा, अगर जिंक, आयरन या लेड वगैरह, या इसमें कुछ और भी मेटल आती हैं, जैसे टिन आती है, लेड के ऊपर हमारी टिन आती है, Sb टिन आती है, जिंक के ऊपर हमारी मैग्नीज आती है ना। हमने तो लिमिटेड मेटल का सीरीज बनाया है, तो इनके लिए कुछ अलग मेथड है और इसके लिए कुछ अलग। अगर मैं जनरली बात करूं कि मेटल और को जितने भी और हैं, चाहे सल्फाइड है, कार्बोनेट है, तो इनको पहले हम ऑक्साइड में चेंज करते हैं, और ऑक्साइड में से फिर ऑक्सीजन को अलग कर देते हैं, मेटल को निकाल लेते हैं। लेकिन ये जो मेटल है ना, ये पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ये बड़ी ज़्यादा रिएक्टिव हैं, ये ऑक्सीजन को इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं है। इस कारण इसका एक बड़ा आसान मेथड है, इनका आपने दिमाग में बिठा लेना है। वो क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस। इसको हम करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस से। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? इलेक्ट्रोलिसिस होता है करंट पास करते हैं। देखिए करंट पास करते हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी। तो इसको हमने क्या करना है, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, मेल्ट कर देते हैं। अगर ये और है, जैसे मान लो सोडियम क्लोराइड है, ये हम देखेंगे पर्टिकुलर करवाएंगे आपको, तो सोडियम क्लोराइड है, इससे करंट पास करेंगे। करंट जब पास करेंगे, पहले मेल्ट करेंगे। हमने देखा था मेल्ट करते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन फ्री टू मूव हो जाते हैं, और कैथोड एनोड पे एक पे सोडियम चला जाएगा, एक पे क्लोरीन, है ना। जब करंट पास करेंगे, एक रॉड
जो पॉजिटिव या नेगेटिव होगी, एक पे को सोडियम आ जाएगा, एक पे क्लोरीन आ जाएगा। दिस इज द इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। इनके लिए तो बड़ा आसान मेथड है। क्लियर, ये आपको क्लियर हो गया कि मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी जो हैं इनको सिंपली हमने क्या करना है, इलेक्ट्रोलिसिस मेल्ट करके इनके ओर को हमने मेल्ट करना है और उससे करंट पास करना है। इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक होता है हमारे पास, उसमें डाल के एनोड कैथोड लगा के बैटरी लगा के करंट पास करेंगे, मेटल अलग हो जाएगी, एक इलेक्ट्रोड पे मेटल चली जाएगी और जो मेटल आएगी वो प्योर मेटल होगी, बात खत्म हो गई। क्लियर आपको कि मीन अगर पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम का ओर होगा तो दैट इज वेरी इजी टू सेपरेट। जो प्रोसेस है वो तो मुश्किल है थोड़ी इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए, हमें इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक या पूरा अरेंजमेंट करना पड़ेगा, लेकिन उसको एक ही प्रोसेस लगानी पड़ेगी। इलेक्ट्रोलिसिस किया, मेटल अलग और मेटल भी प्योर फॉर्म में आ गई। देखेंगे जब कराएंगे आपको। अब अगर दूसरे की बात करें जो मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी हैं, इसको देखते हैं। जो कौन सी मेटल है हमारी, ये वाली जिंक, मैग्नीज, आयरन, टिन, लेड वगैरह जो अगर हैं इनके ओर अगर हैं, जैसे ये देखिए आयरन का ओर है, इसमें से आयरन को निकालना है। ये देखिए जिंक के ओर हैं, इनमें से जिंक को निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा, इसके लिए पर्टिकुलर मेथड है। वही बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, वही मेथड, ठीक है। उनको समझ लो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, अगर अपने दिमाग में बिठा लो कुछ भी नहीं है वो। ये देखो मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, ये किस फॉर्म में मिलते हैं हमें, और ये जहां तो कार्बोनेट की फॉर्म में मिलेंगे या कार्बोनेट और होंगे, जहां क्या होंगे, सल्फाइड। ये देखो जैसे जिंक जो है कार्बोनेट भी है, सल्फाइड भी है। आयरन जो है क्या है, ऑक्साइड की फॉर्म में है, ठीक है। तो जनरली जहां कार्बोनेट होंगे, जहां सल्फाइड होंगे, अगर तो ऑक्साइड होंगे ना, फिर तो ये स्टेप भी नहीं लगेगा हमारा, ठीक है, क्योंकि हमने बताया है कि और को पहले हमने किसमें चेंज करना है, ऑक्साइड में। ये तो पहले ऑक्साइड है, ये तो और आसान हो जाएगा, ये स्टेप भी नहीं आएंगे, ठीक है। तो देखिए कार्बोनेट या ऑक्साइड की फॉर्म में होते हैं, तो पहले हमने इसको क्या करना है, ऑक्साइड की फॉर्म में, मीन बाकी सारा हटा देना है। जो कार्बोनेट है वो भी हटाना है, जो सल्फर है वो भी हटाना है उससे, और उससे ऑक्सीजन जोड़नी है। ऑक्साइड, ऑक्सीजन के कंपाउंड को बोलते हैं ऑक्साइड। वेरी इजी। तो इसके लिए दो तरह के तरीके हैं, अपने दिमाग में बिठा लो। अगर तो कार्बोनेट का और होगा ना, कार्बोनेट का, ये देखो जैसे जिंक कार्बोनेट है, जिंक कार्बोनेट है, और एक कौन सा हमारे पास, जिंक सल्फाइड। इन दोनों को हमने किसमें चेंज करना है, ऑक्साइड में चेंज करना है। तो ऑक्साइड में चेंज करना है तो दो तरीके हैं, इनको हीट करना है, हीट करना है। आपको पता है हीटिंग किसकी प्रेजेंस में होती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, लेकिन इसमें ऑक्सीजन पहले ही है ना, ऑक्सीजन पहले। तो हम ऐसा करेंगे कि इसको ऑक्सीजन हीट तो करेंगे लेकिन ऑक्सीजन नहीं देंगे, जब कम देंगे, जब कम देंगे ना तो ये एक ऑक्सीजन इसके साथ रह जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी। समझाया, मीन अगर कार्बोनेट का ओर है तो उसके लिए हम करेंगे कैल्सिनेशन, अगर सल्फाइड का ओर है तो उसके लिए करेंगे रोस्टिंग। कैल्सिनेशन क्या है, कैल्सिनेशन ओर को हीट करना इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर या लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, उसको हीट करेंगे कि ऑक्सीजन उसको ना के बराबर मिले, कम मिले, क्योंकि ऑक्सीजन उसमें पहले ही है कार्बोनेट के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाए और वो ऑक्साइड में चेंज हो जाए। देखा, ऑक्साइड में चेंज हो गया, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन। बस यही कैल्सिनेशन और रोस्टिंग बच्चों को कंफ्यूज करता है। तो कैल्सिनेशन समझ आएगा, कैल्सिनेशन अगर कार्बोनेट और है तो उसको कैल्सिनेशन लगाएंगे, उसको हीट करेंगे, एब्सेंस ऑफ एयर या लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, वो ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। लेकिन अगर और है सल्फाइड का, सल्फर है, इसमें तो ऑक्सीजन है नहीं, तो इसको हीट करेंगे ओपन में, रोस्टिंग, रोस्टेड करते हैं ना हम, सामान अपना रोस्टेड करते हैं जब, तो आग में उसको डालते हैं ना, देखा ना आपने, पनीर बनाते हैं रोस्टेड करके, जहाँ चिकन बनाते हैं रोस्टेड करके, तो उसको जलाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएंगे, वही रोस्टिंग है हमारा। तो जब इसको जलाएंगे तो ये एयर से क्या ले लेगी, ऑक्सीजन ले लेगी, और जिंक ऑक्साइड में बन जाएगी, और सल्फर भी ऑक्सीजन से रिएक्ट होकर सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगी, गैस बन के निकल जाएगी। ये देखेंगे हम जब पर्टिकुलरली करेंगे। समझ आया आपको, बस यही दो मेथड हैं, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। दोबारा सुन लो कि जो मेटल हमारी मीडियम रिएक्टिविटी की हैं, ये बीच वाली जो हैं, इनके और जो हैं, जहाँ तो कार्बोनेट फॉर्म में पाए जाते हैं, जहाँ सल्फाइड की फॉर्म में पाए जाते हैं। अगर तो ऑक्साइड की फॉर्म में होंगे फिर तो ये स्टेप लगेंगे नहीं, और कार्बोनेट होंगे या सल्फाइड होंगे, उनको हमने ऑक्साइड में चेंज करना है, ऑक्सीजन के कंपाउंड में। उसके लिए मेथड है कैल्सिनेशन या रोस्टिंग। कार्बोनेट को लगाएंगे कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन मीन हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ एयर या लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाएगी और ऑक्सीजन ऑक्साइड की फॉर्म में चेंज हो जाएगा। लेकिन रोस्टिंग में सल्फर जो है उसमें तो ऑक्सीजन है नहीं, उसको तो एयर चाहिए, उसको तो ऑक्सीजन चाहिए,
तो उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएंगे तो सल्फर भी ऑक्सीजन से रिएक्ट होके कार्बन सल्फर डाइऑक्साइड बन के उठ गई और ऑक्साइड जो और था हमारा वो भी ऑक्साइड में चेंज हो गया। ये देखो अल्टीमेटली हमारा और जो था ऑक्साइड बन गया, ऑक्साइड ऑफ मेटल बन गया। बस इसी में अब कन्फ्यूजन है और कुछ नहीं है। अब जो ऑक्साइड बन गया, इस ऑक्साइड में से इस ऑक्साइड को हम रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन आपको क्या होता है? रिडक्शन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो सिंपली बड़ा सिंपल हम देखेंगे जब करेंगे ना, ये जिंक ऑक्साइड जो बना ना, इसमें सिंपली कार्बन डालेंगे, कार्बन ऑक्सीजन को निकाल लेगी, जिंक को अलग कर देगी और कार्बन डाइऑक्साइड बन के दोबारा उड़ जाएगी। बोलो कोई मुश्किल कोई भी नहीं है, ठीक है ना। जिंक जो ऑक्साइड जो बना है, ये ऑक्साइड और जो बना है इसकी रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन करने के लिए हम कार्बन डालते हैं, एल्यूमिनियम डालते हैं, देखेंगे अलग अलग प्रोसेसेस हैं। जैसे देखो कार्बन डाला, ऑक्सीजन को उसने अलग कर दिया, ये मेटल हमारे पास आ गई। क्लियर? ये हो गया रिडक्शन टू मेटल, मेटल निकल गई हमारी। लेकिन ये जो मेटल निकलती है ना, ये 100% प्योर नहीं होती, इसको फिर प्यूरिफिकेशन करना पड़ता है और एक मेथड और लगाना पड़ता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। क्लियर हो गया बच्चे? यही आपको कंफ्यूज करते हैं बस। और दोबारा सुन लें, अगर चलो पहले इसकी कर लेते हैं, लो रिएक्टिविटी पहले की कर लेते हैं। अगर अब ये वाली मेटल होंगी नीचे वाली, कौन कौन सी? कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। ये गोल्ड प्लेटिनम तो फ्री मिल जाती हैं, फ्री स्टेट में। सिल्वर भी मिल जाती है, लेकिन ये कभी मिलती हैं कभी नहीं मिलती हैं। कॉपर, मरकरी और सिल्वर अगर ये होंगी भी तो हमने बताया था आपको किस फॉर्म में होंगी, सल्फाइड की फॉर्म में होंगी। ये कार्बोनेट या ऑक्साइड की फॉर्म में नहीं मिलेंगी। ये किस देखो आप, ये देखो मरकरी का भी सल्फाइड की फॉर्म में और इसका कॉपर का भी सल्फाइड की फॉर्म में, है ना। ये सल्फाइड की फॉर्म में। तो अब आपको पता चल गया है हमने क्या करना है, पहले और को किस में चेंज करना है? ऑक्साइड में चेंज करना है। तो ऑक्साइड जो सल्फाइड की और फॉर्म में है तो क्या लगेगा? कैल्सिनेशन लगेगा, रोस्टिंग। कैल्सिनेशन तो तब लगता था जब पहले ऑक्सीजन हो उसके पास कार्बोनेट की फॉर्म में। सल्फाइड के वाली में हम क्या लगाते हैं? रोस्टिंग। तो इसको रोस्टिंग लगाएंगे। देखो जहाँ सिर्फ एक ही स्टेप लगेगा, ये सल्फाइड और की फॉर्म में होता है और इसको हम करेंगे रोस्टिंग, हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। जब एयर की प्रेजेंस में करेंगे, वहां से सल्फर को छोड़ देगा, सल्फर डाइऑक्साइड बना के इसमें से मेटल निकल जाएगी। वो मेटल इम्प्योर होगी, 100% प्योर नहीं होगी, और इसको फिर प्योर करेंगे, प्यूरिफिकेशन लगाएंगे, रिफाइनिंग या प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। तो लोग कितना आसान है ना, बड़ा आसान। दोबारा बार बार इसको रिपीट करें कि ये मेटल को लगाएंगे इलेक्ट्रोलिसिस, बस पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोड लगा के निकल जाएगी। लेकिन ये मेटल जो है जिंक, आयरन, लेड, मैग्नीज, टिन वगैरह, अगर ये कार्बोनेट सल्फाइड की फॉर्म में है तो इनको करेंगे कैल्सिनेशन, जहाँ करेंगे रोस्टिंग। एक लगाना, दोनों नहीं लगते, जहाँ कैल्सिनेशन जहाँ रोस्टिंग, उसके बाद करेंगे रिडक्शन, बस ठीक है, मेटल निकल जाएगी और प्यूरिफाई करेंगे। अगर जे है तो इसको सिर्फ रोस्टिंग लगता है बच्चे। तो दिस इज द फ्लो चार्ट, इसको अपने दिमाग में बिठा लें, ठीक है। और एक्सट्रैक्शन करने से पहले आप जब देखेंगे आप कौन सा और है ये, ठीक है, कार्बोनेट है, सल्फाइड है, क्या करना है इसको आपको पहले क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये इन मेटल का है, ये तो इसको तो हम सीधा डायरेक्ट रीड करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ अकरेंस ऑफ मेटल, मिनरल्स एंड ओर एंड फ्लो चार्ट डायग्राम ऑफ मेटलर्जी प्रोसेस का स्क्रीनशॉट भी ले लें। आज करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। हमने देखा था मेटल्स जो हैं वो अर्थ क्रस्ट में ज़्यादा पाई जाती हैं या कुछ सी वाटर में पाई जाती हैं, लेकिन जिस फॉर्म में ज़मीन से मेटल निकलती हैं उनको हम मिनरल बोलते हैं। लेकिन सभी मिनरल में से मेटल निकालना मुश्किल है, जिससे मेटल आसानी से निकल जाती है और इकोनॉमिकली भी सस्ती पड़ती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उस मिनरल को हम ओर बोलते हैं। इट मीन हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे कहाँ से? ओर से। ओर में से मेटल को निकालने की प्रोसेस को ही बोला जाता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। लेकिन ये एक स्टेप में प्रोसेस नहीं होती, इसको नंबर ऑफ स्टेप लगाने पड़ते हैं और इन पूरे स्टेप को मिला के इस प्रोसेस को हम मेटलर्जी भी बोलते हैं। क्लियर? तो हम कह सकते हैं, अगर देखना चाहें आप, हम लिख सकते हैं टू ऑब्टेन फ्री मेटल from its ore is called extraction of metal. The various steps involved in the extraction of metal from their ore and its refining, पहले नंबर ऑफ स्टेप लगाएंगे और लास्ट में इसकी रिफाइनिंग करेंगे, प्यूरिफिकेशन करेंगे, आर नोन एज मेटलर्जी। इन सभी स्टेप को हम मेटलर्जी बोलते हैं। तो 3 मेजर स्टेप्स इन्वॉल्व इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, लेकिन हमने इन सभी स्टेप्स को 3 स्टेप्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। वो 3 स्टेप क्या है तो बड़े सारे स्टेप्स हैं, लेकिन मेन हमने 3 स्टेप बना दिए हैं।
पहला है इनरिचमेंट ऑफ ओर और कंसंट्रेशन ऑफ ओर, मीन ओर को प्योर करना है, जो जमीन से निकाला प्योर नहीं है उसको प्योर करना है। दूसरे में कन्वर्शन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल, जो कंसंट्रेटेड ओर जिसको प्योर किया है उसमें से मेटल निकालनी है। और तीसरा है जो मेटल हमने निकाली वो प्योर नहीं है उसमें भी इंप्यूरिटीज हैं, रिफाइनिंग और प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। ये 3 मेन स्टेप हैं, 1 बाय 1 करेंगे। तो चलो देखते हैं। सबसे पहला स्टेप है कंसंट्रेशन ऑफ ओर और प्यूरिफिकेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन जहां प्यूरिफिकेशन, जहां इसको ओर ड्रेसिंग भी बोलते हैं, जहां इसको ओर इनरिचमेंट भी बोलते हैं। इनरिचमेंट मीन ओर की परसेंटेज बढ़ा देना। तो इसमें क्या कहता है, इसमें द रिमूवल ऑफ अनवांटेड अर्थली इंप्यूरिटीज, जो और हम जमीन से निकालते हैं उसमें बड़ी सारी अर्थली इंप्यूरिटीज होती हैं, सिलिकॉन्स की इंप्यूरिटीज होती हैं, सैंड वगैरह, जहाँ और भी बड़ी सारी मेटल्स या कुछ नॉन मेटल इसके साथ हो सकती हैं। मीन और का जो फार्मूला है उसके अलावा जो उसका केमिकल कंपोजिशन है उसके अलावा जो उसके साथ कुछ और चीज़ें लगी हुई हैं, क्योंकि हजारों सालों से और ज़मीन के अंदर है, तो जो उसके साथ इम्प्यूरिटीज़ है उसको निकालना जो है, उसको साफ करना ओर को, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ ओर। और इसके लिए बड़े सारे अलग अलग मेथड्स हैं, लेकिन जो हमारे सिलेबस में इतना ही है कि कंसंट्रेशन आप एक लाइन में लिख दें कि कंसंट्रेशन मीन प्यूरिफिकेशन ऑफ ओर। लेकिन फिर भी हम जो मेथड मेन लगते हैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। ये कुछ मेथड बताता है, जैसे है हैंड पिकिंग। अगर तो जैसे दाल में से हम वो पत्थर निकालते हैं ना, अगर बड़ी बड़ी इंप्यूरिटीज होंगी तो हैंड पिकिंग भी कर सकते हैं, हाथ से निकाल सकते हैं। हाइड्रोलिक वॉशिंग, पानी से वॉश करते हैं, ठीक है, वो स्पेशल मेथड है। टेबल होता है एक, उस पर डालते हैं, उसको प्रेशर मारते हैं पानी का, अगर लाइटर इंप्यूरिटी होंगी वॉश हो जाती हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, अगर मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीन इलेक्ट्रिसिटी की मदद से मैग्नेटिक सेपरेशन, अगर तो और मैग्नेट वाला होगा, मैग्नेट से अट्रैक्ट होता हो, इम्प्यूरिटी नॉन मैग्नेट होंगी, तब ये सेपरेशन यूज करते हैं। जहाँ इम्प्यूरिटी जो है वो मैग्नेट वाली हो और नॉन मैग्नेटिक हो तब भी ये यूज हो जाती है। उसके बाद फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, जो सल्फाइड ओर होते हैं उनको तेल में डाल के ना तो उनकी जाग बनाई जाती है, फ्रॉथ बनाई जाती है, फिर उनको सेपरेट किया जाता है। ये एक्चुअली हमारे सिलेबस में ये इतना नहीं है, हमने कंसंट्रेशन ही सुनाना है कि कंसंट्रेशन क्या होती है, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे, अब जो मेन स्टेप हमारा है ये है मेन स्टेप कन्वर्शन ऑफ ओर इनटू मेटल। ओर में से जो ओर हमने प्योर कर लिया है, वैसे तो इसको पहले ओर को ग्राइंडिंग भी करते हैं, ठीक है, क्रशिंग ग्राइंडिंग करते हैं और उसको फिर प्यूरिफिकेशन करते हैं, कंसंट्रेशन उसके बाद। लेकिन हमारे जो मेन स्टेप हमारे सिलेबस में है वो ये 2 हैं। एक तो कन्वर्शन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल, मेटल कैसे निकालते हैं इसमें से, और लास्ट में थोड़ा सा बताएंगे मेटल की प्यूरिफिकेशन कैसे करते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम चलते हैं हम मेन हमारे टॉपिक पे। अब हम चलते हैं बच्चे सेकंड स्टेप पे, दैट इज कन्वर्शन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल। कंसंट्रेटेड ओर जो हमने प्यूरिफाई किया है और उसमें से मेटल को अलग करना, और यही मेन हमारे सिलेबस का पार्ट है। इसी में से अगर पेपर में कुछ पूछा जाता है तो इसमें से ज़्यादा पूछा जाता है। तो क्या है इसमें से, कंसंट्रेशन ओर में से मेटल निकालने से पहले उसने क्या किया, हमने पिछले टॉपिक में भी देखा था कि मेटल्स को उसने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। क्योंकि अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज अगर आपको याद है, क्या था वो, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम, ये कुछ मेटल हैं। पोटाशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक आयरन लेड कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड और प्लेटिनम, इनको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ये ऊपर वाली मेटल जो है दे आर वेरी रिएक्टिव, पोटाशियम से लेकर एल्यूमिनियम तक वेरी रिएक्टिव मेटल, और दूसरा पार्ट था जिंक आयरन लेड, जे मीडियम रिएक्टिविटी मेटल, मीडियम रिएक्टिविटी या लेस रिएक्टिव, और दीज कॉपर मरकरी सिल्वर और गोल्ड जो हैं दे आर लीस्ट रिएक्टिव मेटल, सबसे कम रिएक्टिव मेटल। और इन तीनों के लिए अलग अलग मेथड है, समझाया हमने कल पिछले लेक्चर में भी बताया कि इन तीनों, उसको अगर देख लें तो बड़ा अच्छा है। तो उसमें इन तीनों के लिए अलग अलग मेथड है। ये बड़ी रिएक्टिव मेटल है, वो उसमें पूरा एक्सप्लेन किया है। इसमें हम सिंपल मेथड लगाते हैं। क्या मेथड था, इलेक्ट्रोलिसिस। क्या मेथड था, इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, वो देखते हैं, करेंगे अभी।
मीन इनके अगर इन मेटल का कोई और है तो उनमें से मेटल निकालनी है तो उसको इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस लगाएंगे। लेकिन इसके लिए नंबर ऑफ स्टेप थे, इन मेटल के लिए नंबर ऑफ स्टेप्स थे, और इनके लिए भी बड़ा इजी था, इसको बस रोस्टिंग करना था। रोस्टिंग करने से मेटल बाहर वन बाई वन करेंगे। पहले करेंगे मेटल हाई रिएक्टिविटी। तो बच्चों सबसे पहले हम करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स। हमने देखा रिएक्टिविटी सीरीज में पोटाशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ये मेटल जो हैं ये हाईली रिएक्टिविटी की हैं, हाईली रिएक्टिव हैं। इनका अगर कोई और है तो उसको अगर हमने उसमें से मेटल निकालनी है तो उसके लिए आपको कौन सा मेथड लगाना है? इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस लगानी है। क्या है इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस? एक ही स्टेप में मेटल बाहर आ जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस क्या है कि ओर को लेके, वो जो कंसंट्रेटेड ओर है हमारा, हमने जो मैंने कंसंट्रेशन बोला था ना, उसमें दो वर्ड मैंने लिखे थे, गैंग्यू एंड मैट्रिक्स। जो इम्प्यूरिटीज होती हैं ओर में, जो ओर के अलावा उसमें जो और अर्थली इम्प्यूरिटीज होती हैं, उन इम्प्यूरिटीज को हम गैंग्यू या मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ये भी अपने याद रखना है कि अगर पूछते हैं कि गैंग्यू क्या है या मैट्रिक्स क्या है, तो इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? करंट पास करना है, और में से क्या करना है? करंट पास करना है, बस उस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। और करंट आपको पता है क्या लगाते हैं? दो रॉड लगाते हैं, एनोड और कैथोड बनाते हैं उसको बैटरी से जोड़ के। तो देखते हैं अभी। इसके लिए मैं एग्जांपल लेता हूं, सोडियम का ओर है जो हमारा रॉक सॉल्ट है ना, रॉक सॉल्ट हमने लिया था, जिसको हम रॉक सॉल्ट भी बोलते थे, रॉक सॉल्ट, जहाँ इसको हम सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं। क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, NaCl की करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। जहाँ इसमें से हमने सोडियम को अलग करना है, तो बड़ा इजी है। हम क्या करेंगे? जो मेन रिएक्शन है, कहता है कि जब हम सोडियम क्लोराइड को लेके इसको मेल्ट करते हैं, क्या करते हैं? मेल्ट करते हैं मोल्टन स्टेट में। मोल्टन स्टेट में है तो पानी में भी डिजॉल्व हो जाता है, लेकिन पानी में क्यों नहीं करते इसको हम बताएंगे आपको। मेल्ट करके इसको आपने सिर्फ करंट पास करना है, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस लगानी है तो आपको सोडियम मेटल अलग से मिल जाएगी सॉलिड फॉर्म में, और क्लोरीन गैस जो है वो अलग से निकल जाएगी। लेकिन पूरी प्रोसेस क्या है वो देखते हैं। ये है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है, इसमें एक एनोड होता है, एनोड कैथोड नहीं होता। हमने दो रॉड लगानी है, ऐसी रॉड लगानी है जो इलेक्ट्रिसिटी को, करंट को कंडक्ट कर लें। लोहे की हो सकती हैं, कॉपर की हो सकती हैं, ग्रेफाइट की हो सकती हैं। ये रॉड हमने लगा दी, क्लियर। लेकिन ये टैंक जो आपने लिया है, ये जहाँ तो ग्लास का होना चाहिए, शीशे का, जहाँ प्लास्टिक का होना चाहिए। मीन ऐसा होना चाहिए जो मेटल को कंडक्ट ना करे। ठीक है, ये रॉड कंडक्ट करने वाली इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होनी चाहिए, ये इंसुलेटर होना चाहिए टैंक। और इसमें ये जो रॉड लगाई हैं, इन रॉड के साथ आपने बैटरी अटैच कर देनी है। बैटरी आपको पता है, सेल अगर 3-4 इकट्ठे करें वो भी बैटरी बन जाती है। जहाँ जो हमारे मोटरसाइकिल में बैटरी होती है, गाड़ी में बैटरी होती है, वही बैटरी हमारी। ठीक है, वो बैटरी की आपको पता है, बैटरी में दो एंड होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। आप सेल निकाल लेना रेडियो से, जहाँ घड़ी से, उस पर देखें, उस पर एक लिखा होता है पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव वाली रॉड एक से अपने अटैच कर देनी है, और नेगेटिव वाली एक से। जिसका आपने पॉजिटिव वाला एंड अटैच किया है उसको हम बोलते हैं एनोड, और जो नेगेटिव वाला अटैच किया है उसको हम बोलते हैं कैथोड। ठीक है, कई बच्चों को जो कन्फ्यूजन होता है जब हमारे पास 11th में बच्चे आते हैं ना, 10th के बाद, वो कहते हैं केटाइन पॉजिटिव, कैथोड पॉजिटिव, एनाइन नेगेटिव, एनोड नेगेटिव, ए से एनाइन, ए से एनोड, के से सी से कैटाइन, सी से कैथोड, ऐसा कन्फ्यूजन कर देते हैं वो। लेकिन ये क्या है बच्चे, मैंने कन्फ्यूजन आपका यही थोड़ा सा दूर कर देता हूं कि हमने क्या कर रहे हैं, जहां करंट प्रोवाइड कर रहे हैं, करंट दे रहे हैं, केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं हम। लेकिन उन्होंने क्या पढ़ा होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सेल में क्या होता है? सेल के अंदर रिएक्शन होती है और बिजली पैदा होती है, करंट पैदा होता है। जहां हम करंट दे रहे हैं उसमें रिवर्स हो जाते हैं, उसमें एनोड हमारा नेगेटिव हो जाता है, कैथोड पॉजिटिव हो जाता है। वो देखेंगे जब आएगा। लेकिन ये क्लियर हो गया? तो क्या है मेन कंसेप्ट इसका, क्या है? अगर आपको भूले नहीं तो मैं आपको बता देता हूं कि एनोड पे हमेशा होती है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मीन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पे हमेशा होती है रिडक्शन, रिडक्शन मीन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आप कंसेप्ट याद रखें ना, तो फिर आपको कभी गलती नहीं लगेगी। तो चलो चलते हैं। होता क्या है, जब सोडियम क्लोराइड को लेके मैंने क्या किया, मेल्ट किया इसको,
तो हमें पता है इनके बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं वो टूट जाती हैं और जे आइंस में चेंज हो जाता है। जे सोडियम आयन केटाइन और जे क्या बन जाता है, एनाइन बन जाता है, फ्री टू मूव हो जाते हैं। जैसे ही ये देखो मैंने इसमें डाला है सोडियम क्लोराइड, इसमें मैंने सोडियम क्लोराइड डाला है, कौन सा, वाटर में नहीं, मेल्टेड ओर, इसमें मैंने मेल्टेड ओर डाला है, मेल्टेड ओर, जब मेल्टेड सोडियम क्लोराइड भी बोल सकते हो। ये सोडियम क्लोराइड को मेल्ट करके इसमें डाला है। जब इसमें डाला है तो हमें पता है कहीं सोडियम पॉजिटिव आयन घूम रहे हैं, कहीं नेगेटिव, कहीं पॉजिटिव, कहीं नेगेटिव, ऐसे ये घूम रहे हैं, फ्री टू मूव। अब क्या होगा, जैसे हम करंट पास करेंगे, ये देखिए, तो ये पॉजिटिव आयन जो है ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, अपोजिटली चार्ज आयन, ठीक है ना। ये पॉजिटिव आयन जाएंगे नेगेटिव की तरफ, कैथोड की तरफ, और नेगेटिव आयन आएंगे पॉजिटिव की तरफ। मीन जहां इसकी होगी रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, इसकी होगी रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखते हैं, अभी देखते हैं। चलो पहले कैथोड पे चलते हैं। कैथोड पे क्या होगा, एट कैथोड, किसी की भी पहले लिख सकते हैं आप। कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे कौन जाएगा, कैथोड नेगेटिव वाला है, नेगेटिव वाले में कौन जाएगा, पॉजिटिव वाला बच्चे, पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव जो है। कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन, रिडक्शन मीन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जे इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और बन जाएगा सोडियम मेटल। वेरी इजी, बस यही तो हमें चाहिए था, ये बन गया, क्लियर। कैथोड पे सोडियम जाएगा, जितने भी सोडियम के आयंस हैं ये कैथोड की तरफ भागेंगे और कैथोड से इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और सोडियम मेटल बन जाएंगी, या तो नीचे बैठ जाएगी बॉटम पे, या फिर इससे चिप जाएगी, ठीक है। और एनोड पे क्या होगा, एट एनोड, इसकी हमें जरूरत नहीं है, हमें तो मिल गया जो चाहिए था, लेकिन फिर भी हमने रिएक्शन लिखनी है। एनोड पे क्या होगा, ये नेगेटिव आयन जो है, मैंने पहले बोला आपको, एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मीन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये करेगा लॉस ऑफ, जहां माइनस लिख सकते हैं, जहां इधर नहीं लिखना तो अब इधर लिख सकते हैं, ये करेगा इलेक्ट्रॉन लॉस, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और क्लोरीन में चेंज हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली क्लोरीन क्या होती है, Cl2 फॉर्म में होती है। इस कारण हम इस रिएक्शन को ऐसे लिखते हैं कि दो क्लोरीन आयन जो हैं 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे और Cl2 बन के दिस इज गैस। मीन कहने का मतलब, ये जो हमारा कैथोड है इस पे आ जाएगा सोडियम, सोडियम जहां इकट्ठा हो जाएगा और क्लोरीन गैस जो है वो इधर से निकल जाएगी। क्लोरीन गैस एनोड पे इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी और क्लोरीन बन के क्लोराइड आयन, इसको क्लोराइड आयन बोलते हैं, इसको सोडियम आयन बोलते हैं, क्लोराइड आयन एनोड पे जाके ऑक्सीडाइज होगा, गेन द इलेक्ट्रॉन एंड चेंज इनटू क्लोरीन गैस एंड एस्केप फ्रॉम द एनोड। However, on the cathode, sodium ion get reduced, it gain electron and change into sodium metal. तो इतना ही हमें चाहिए था, मेटल हमें मिल गई, क्लियर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, बड़े बार जो केमिस्ट्री में, फिजिक्स में भी बार बार आती है, तो जी आपको मेरे ख्याल में क्लियर हो गया होगा। अगर और एग्जांपल करनी है, एल्यूमिनियम का और भी करना है तो वो भी हम करते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब बच्चे अगर इसकी एक एग्जांपल आप अगर और करना चाहते हैं तो मैं ले लेता हूं बायोक्साइड ओर। किसका ओर है ये बायोक्साइड ओर, एल्यूमिनियम का, दैट इज इसका दूसरा नाम है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और इसका फार्मूला है Al2O3, दिस इज, ठीक है। हमें पता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड को अगर इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, एल्यूमिनियम मेटल निकलेगी और ऑक्सीजन गैस निकलेगी। लेकिन मीन जैसे ही मैंने इसको मेल्ट किया, क्या करना है, इसको मेल्ट करना है। अब मैं आपको बताऊं कि मेल्ट क्यों करना है। सोडियम क्लोराइड को हमने वाटर में डिजॉल्व क्यों नहीं किया, बड़े बार हम इलेक्ट्रोलिसिस वाटर में डिजॉल्व करके भी करते हैं, वो आपका कंसेप्ट थोड़ा रह गया। अब ये बताता हूं, हमने देखा था पीछे सोडियम आयन और क्या बने थे, क्लोरीन आयन। लेकिन अगर वाटर में डाला होगा ना, ये मेल्ट नहीं किया होगा, इसको वाटर में डाला होगा तो ये 2 वाटर के आयन, वाटर इज वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये भी टूट जाता है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ठीक है। अब देखिए, अब सोडियम क्लोराइड में एक सोडियम था, एक क्लोरीन था, अब कितने आयन हो गए सोल्यूशन में, अब 4 आयन हो गए, H पॉजिटिव भी हो गया, OH नेगेटिव भी हो गया। जैसे जब हम पहले किया ना, देखा सिर्फ सोडियम और क्लोरीन थे, अब 4 हो गए। अब रिडक्शन किसकी हो सकती है, सोडियम की भी हो सकती है, हाइड्रोजन की भी हो सकती है, ऑक्सीडेशन दोनों की भी हो सकती है, जिसकी ज़्यादा पावर होगी वो कर जाएगा। लेकिन जब रिडक्शन की बारी आती है तो इसकी हो जाती है, ऑक्सीडेशन तो इसकी होती है,
मीन हमें एनोड पे कैथोड पे सोडियम नहीं मिलता, हमें क्या मिलती है? हाइड्रोजन गैस। और इस पे हमें क्या मिलती है? क्लोरीन गैस ही मिलती है। समझिए मेरी बात। मीन अगर सोडियम क्लोराइड को वाटर में डाला होता, मेल्ट नहीं किया होता, तो फिर हमें सोडियम की जगह कैथोड पे हाइड्रोजन गैस मिलनी थी। बिकॉज हाइड्रोजन गैस जो है, हाइड्रोजन आयन जो है, उसकी रिडक्शन पावर ज्यादा है, वो जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है एज कंपेयर टू सोडियम। इस कारण वो जल्दी रिड्यूस हो जाता है। इस कारण हमें वो प्रोडक्ट मिलना ही नहीं था जो हमें चाहिए था। हमें चाहिए था सोडियम। क्लियर? वो कंसेप्ट आपका रह गया था, वो क्लियर हो गया। अब हम बात कर रहे थे एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, तो उसमें भी ऐसा ही होगा। जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपने लिया है, इसको जब मेल्ट किया आपने, मेल्ट किया तो ये टूट जाएगा किसमें? एल्यूमिनियम पॉजिटिव, कितना पॉजिटिव होता है? 3 पॉजिटिव, आपको पता है इसकी वैलेंसी 3 है, 2 टाइम ये आ जाएगा। और 3 ऑक्सीजन, हर ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, ऑक्सीजन की 2 नेगेटिव, केटाइन और एनाइन। आपको पता है अब कैथोड पे कौन जाएगा? कैथोड पे कौन जाएगा? एट कैथोड, कैथोड पे जाएगा एल्यूमिनियम, ये करेगा इलेक्ट्रॉन गेन। कैथोड पे तो हजारों करोड़ों इलेक्ट्रॉन है। क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीजन आयन है वो लॉस करता जा रहा है, वो लॉस कर रहा है, जहां से इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं वायर के थ्रू। ये वायर होती है ना, इलेक्ट्रिक वायर, ठीक है, इसके थ्रू इलेक्ट्रॉन इधर, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। करंट क्या है? करंट क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, वही तो करंट है। तो ये देखिए, एल्यूमिनियम गेन करेगा और बन जाएगा एल्यूमिनियम मेटल में सॉलिड, ठीक है। और उसके बाद जो ऑक्सीजन है हमारी, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, ये करेगी लॉस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में चेंज हो जाएगी और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी। लेकिन एक्चुअली ऑक्सीजन जो है क्या करती है? 2 फॉर्म में होती है ना, इस कारण O2 में लिखेंगे अगर तो 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी, ठीक है। और ये गैस बन के जहाँ से निकल जाएगी। नहीं, ये लिखो अगर बैलेंस करना है। ये ऑक्सीजन तो O2 फॉर्म में होती है, लेकिन इन इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने की आपको जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ प्रोसेस दिखानी है। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो इनफाइनाइट निकलते हैं, इसमें क्या है? एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम आयन है और ऑक्सीजन नेगेटिव आयन्स है। ये ऑक्सीजन आयन क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन आयन एनोड पे इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं और ऑक्सीजन बन के निकल रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन इस वायर के थ्रू इधर जा रहे हैं, इधर एल्यूमिनियम क्या कर रही है? इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही है और एल्यूमिनियम जा तो नीचे बैठ जाएगी, जा कैथोड के साथ चिपक जाएगी। यही तो हमें चाहिए थी। इसको हम बोलेंगे रिडक्शन। रिडक्शन, दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। फिर आपने बच्चों ये याद रखना है कि एनोड पे, एट एनोड पे होती है हमेशा ऑक्सीडेशन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पे होती है हमेशा रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको कोई कंफ्यूज नहीं करना कि पॉजिटिव कैटाइन और कैथोड, एनाइन और एनोड, ये सब गलत है, ठीक है। क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ेंगे, सेल से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेंगे, तो जो एनोड कैथोड, एनोड नेगेटिव हो जाएगा कि कैथोड पॉजिटिव हो जाएगा, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। जहाँ एक को याद रख लो, दूसरा शॉट ले ले बच्चे इसका। हम बात करेंगे इनकी। ये क्या है? ये मीडियम रिएक्टिविटी की है, ये मीडियम वाली है, और ये क्या कौन सी है? ये मीडियम वाली है और ये लो वाली है, ठीक है। इनकी एक्सट्रैक्शन इस टॉपिक में हमने करनी है। ये बात करते हैं पहले मीडियम की, पहले मीडियम को ही हम एक्सट्रैक्ट करते हैं मीडियम मेटल के ओर से। तो कहता है कि मीडियम मेटल जो है मीडियम रिएक्टिविटी की, इनके और ज़्यादातर क्या होते हैं? जहाँ कार्बोनेट की फॉर्म में होते हैं, जहाँ उनके साथ कार्बोनेट लगा होता है आयन, जहाँ सल्फाइड आयन लगा होता है, ठीक है। तो पहला स्टेप ये होता है कि इन मेटल के ओर को प्यूरीफाई तो हमने कर लिया था, पहले देखा हमने। इन मेटल के जो कंसंट्रेटेड ओर है उसको आपने कार्बोनेट और सल्फाइड से खत्म करना है और ऑक्साइड में चेंज करना है। मीन मेटल को किसके साथ जोड़ना है? ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड का कंपाउंड बनाना है। यही बच्चों को कंफ्यूज कर देता है कि एक बार हम कैल्सिनेशन लगाते हैं, एक बार रोस्टिंग लगाते हैं। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग क्या है? ये देखिए फ्लो चार्ट पे आ जाएं। ये है मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। ये मीडियम रिएक्टिविटी की मेटल जो है, ये जहाँ तो कार्बोनेट की फॉर्म में होती है, या किसकी फॉर्म में होती है? सल्फाइड की फॉर्म में। हमने क्या करना है? इनको ऑक्साइड की फॉर्म में चेंज करना है। ऑक्साइड की फॉर्म में चेंज करने के लिए 2 मेथड हैं, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। दोनों मेथड में हम हीट करते हैं, ओर को लेके हीट करते हैं। लेकिन फ़र्क क्या है? अगर कार्बोनेट वाला ओर होगा उसको लगाएंगे कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में हम एयर, ऑक्सीजन नहीं देते, विदाउट एयर या लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में उसको हीट करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है और जो है ऑक्साइड ऑफ मेटल में चेंज हो जाता है। लेकिन अगर सल्फाइड वाला ओर होगा जिसमें सल्फर होती है, तो उसके लिए हम रोस्टिंग करते हैं। रोस्टिंग खुली हवा में उसको हीट करना है, ऑक्सीजन देनी है उसको, एयर से ऑक्सीजन वो ले लेगा और सल्फाइड सल्फर डाइऑक्साइड बन के निकल जाएगा और मेटल जो उसमें है वो भी ऑक्साइड में चेंज हो जाएगी। बस पहला स्टेप ये है, ऑक्साइड में चेंज करना है। जहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं बस,
ठीक है, अलग अलग के लिए, इसके लिए कार्बोनेट के लिए कैल्सिनेशन, सल्फाइड के लिए रोस्टिंग। ऑक्साइड जब बन गया तो अगला स्टेप कुछ नहीं है, आगे हम रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन मीन उसमें से ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकाल लेंगे, वो देखेंगे कार्बन जो एल्यूमिनियम की मदद से करते हैं मेटल निकल जाएगी, फिर उसको प्यूरीफाई कर लेंगे। ठीक है, ये है मेथड। ठीक है, उसके बाद लोअर एक्टिविटी वाली वो हम बाद में करते हैं, जब हम लोअर एक्टिविटी देखते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ करते हैं। अब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, मीडियम रिएक्टिविटी में ये आ जाती हैं जिंक, आयरन, लेड, मैग्नीज, क्रोमियम वगैरह भी आ जाती हैं, वो इस सीरीज़ में हमारी नहीं दी होती हैं, वो भी आ जाती हैं। तो चलो हम एग्जाम्पल लेते हैं किसकी, जिंक की ले लेते हैं। जिंक के दोनों तरह के और पाए जाते हैं, कार्बोनेट वाले भी और कौन से, सल्फाइड वाले भी। तो चलो एक्सट्रैक्शन करते हैं पहले स्टेप में, एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक मेटल फ्रॉम जिंक कार्बोनेट। ठीक है, ये भी एक और है जिंक का, जिसको शायद कैलामाइन बोलते हैं इसका और का नाम। और दूसरी ले लेंगे जिंक सल्फाइड जिसका फार्मूला है ZnS, और इसको जिंक ब्लेंड बोलते हैं। ठीक है, हम दोनों का इकट्ठा करेंगे, लेकिन अगर वो अलग का पूछे तो हमें अलग देना होता है, वो भी मैं समझा देता हूं। तो क्या करना है, अगर क्या है, कार्बोनेट वाला है, अगर ये है हमारे पास, अगर करेंगे कैल्सिनेशन, मीन सबसे पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है कन्वर्शन ऑफ ओर या कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल ऑक्साइड। जो ओर हमने लिया है, जिसको हमने स्वैप किया है, पहले उसको मेटल ऑक्साइड, मैंने बताया ना मेटल ऑक्साइड में चेंज करना है। तो दो मेथड है, कैल्सिनेशन या क्या है, या रोस्टिंग। तो पहले हम अगर जिंक कार्बोनेट वाला है तो लगाएंगे कैल्सिनेशन। इफ इन केस ऑफ जिंक कार्बोनेट, ठीक है, क्या करते हैं, कैल्सिनेशन इज अप्लाइड, कैल्सिनेशन अप्लाई करेंगे। क्या है कैल्सिनेशन, लिख सकते हो, अगर एक लाइन आगे लिखनी है कि जिंक कार्बोनेट जो है हमारा, जिंक कार्बोनेट जो है, और जो है क्या है, ये और जिसको हमने प्यूरिफाई किया है, उसको सॉलिड फॉर्म में है या पाउडर फॉर्म में है, इसको हमने सिंपली हीट करना है। क्या करना है, हीट करना है। जब हीट करेंगे तो सिंपली मेथड है, ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। ये देखिए, जहाँ से CO2 निकल जाएगी और एक ऑक्सीजन इसके साथ आ जाएगी, ये मेटल ऑक्साइड हो गया, ये हो गया जिंक ऑक्साइड। क्लियर हुआ, ये जिंक ऑक्साइड हो गया। लेकिन इसकी जगह अगर और होता किसका, अगर सेकंड केस होता, इन केस ऑफ जिंक सल्फाइड होता, तो क्या करते, रोस्टिंग इज अप्लाइड। तो हमने फिर रोस्टिंग करनी थी। रोस्टिंग क्या होता है, रोस्टिंग भी हीट करना है। ये देखो जिंक सल्फाइड है, ठीक है, और है ये और है हमारा, जिंक ब्लेंड भी बोलते हैं इसको। इस ओर को सॉलिड फॉर्म में या पाउडर फॉर्म में है, इसको हीट करना है, लेकिन किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ये था एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन एब्सेंस या लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन या एयर इसमें देनी नहीं है, ये बिल्कुल कम। इसमें क्या है, इन प्रेजेंस ऑफ एयर, ये ऑक्सीजन कहाँ से लेगा, एयर से लेगा बच्चे, और किस में चेंज हो जाएगा। मतलब हमारा मकसद है कि जिंक ऑक्साइड बनाना है, चाहे जिंक कार्बोनेट है चाहे जिंक सल्फाइड है, हमने उसको क्या बनाना है, ऑक्साइड बनाना है। ये देखिए, ये जिंक ऑक्साइड बन गया, ऑक्सीजन इससे भी रिएक्ट हो गई और ऑक्सीजन सल्फर से भी रिएक्ट हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन के उड़ गई और ये ऑक्साइड बन गया, ऑक्साइड ऑफ जिंक। ठीक है, क्लियर, पहला स्टेप क्लियर हो गया आपको कि पहला स्टेप क्या है, जो मीडियम रिएक्टिविटी की मेटल है, इनके और जो कार्बोनेट या सल्फाइड की फॉर्म में है, सबसे पहला स्टेप हमारा है कि उसको हमने ऑक्साइड में चेंज करना है। ऑक्साइड के लिए जहाँ आप कैल्सिनेशन लगा सकते हैं या रोस्टिंग लगा सकते हैं। कैल्सिनेशन कब लगानी है, कार्बोनेट में, रोस्टिंग कब लगानी है, सल्फाइड और में। वेरी इजी, कंफ्यूज नहीं होना है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस केस में, बस बाकी तो आगे कुछ नहीं है। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। अब रिडक्शन करेंगे, अब इस नेक्स्ट स्टेप लगाएंगे, इसकी रिडक्शन करेंगे, जिंक ऑक्साइड जो बना है इसकी रिडक्शन करेंगे। चलते हैं सेकंड स्टेप पे बच्चे, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल। जो मेटल ऑक्साइड बना है जिंक ऑक्साइड, उसमें से मेटल निकालनी है।
तो रिडक्शन करनी है। रिडक्शन क्या होती है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इट मीन ऐसा कोई एलिमेंट या ऐसा एटम को डालना पड़ेगा जो जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव हो, जो जिंक से ऑक्सीजन क्या कर ले, निकाल ले, है ना। तो ये देखो हम करेंगे रिडक्शन विद कार्बन, कार्बन से रिडक्शन करेंगे, ठीक है। जब 12th में ये चैप्टर पढ़ोगे उसमें स्पेशल प्रोसेस है, फर्नेस होती है एक, उसमें डालते हैं, उसमें कार्बन पाउडर डालते हैं और फिर उसकी रिडक्शन करते हैं, इसको स्मेल्टिंग, इस प्रोसेस को स्मेल्टिंग बोलते हैं। लेकिन जहां हम सीधा लिखते हैं रिडक्शन विद कार्बन, तो क्या है, द जिंक ऑक्साइड फॉर्मड इज ट्रीटेड विद कार्बन, जहां हीटेड विद कार्बन इन ए फर्नेस। आप सीधा लिखेंगे ये जिंक ऑक्साइड जो मेटल ऑक्साइड है हमारा, जो अभी हमने बनाया है, ठीक है। पहले स्टेप में एक कार्बन डालेंगे इसमें, तो इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, कार्बन इस ऑक्सीजन को छुड़ा लेगी, बस जिंक निकल जाएगी। ये देखो जिंक निकल गई और कार्बन मोनोऑक्साइड जहां बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड नहीं, मोनोऑक्साइड गैस बन के निकल जाती है। और ये हमारी मेटल जो है जिंक, ये हमें मिल गई, ये हमें चाहिए थी। हो गई एक्सट्रैक्शन। कोई मुश्किल है? बिल्कुल मुश्किल नहीं, कन्फ्यूजन करने की जरूरत ही नहीं। कार्बोनेट होगा तो कैल्सिनेशन, सल्फाइड होगा तो क्या होगा, रोस्टिंग, बस ऑक्साइड बना। दूसरा स्टेप जी है, 2 स्टेप हैं। अगर आपको कार्बोनेट वाला और देता है, फिर आपने कैल्सिनेशन करनी है, रोस्टिंग नहीं करनी है। सल्फाइड वाला करता है तो रोस्टिंग करनी है, और दूसरा स्टेप यही होगा। बस 2 स्टेप में एक्सट्रैक्शन है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम आपको बताएं, कुछ ऐसे भी और होते हैं इनके, कुछ ऐसे भी और होते हैं इनके जो पहले ही ऑक्साइड में होते हैं, पहले ही ऑक्साइड में पाए जाते हैं। तो उसके लिए ना कैल्सिनेशन करने की जरूरत है, ना रोस्टिंग करने के लिए है, समझिए ना। मीन अगर ये देखो एक और होता है MnO2, मैग्नीज, मैग्नीज डाइऑक्साइड, इसका नाम है मैग्नीज डाइऑक्साइड, है ना। पहले किसमें है, पहले ही ऑक्साइड की फॉर्म में है। एक आयरन का भी होता है Fe2O3, हेमाटाइट और आयरन का, इसको हम बोलते हैं आयरन 3 ऑक्साइड, क्योंकि आयरन जहां 3 वैलेंसी में है। तो इसकी रिडक्शन अगर करनी हो कार्बन से इसकी तो हो जाएगी, लेकिन इसकी नहीं होगी, क्योंकि ये कार्बन से ज़्यादा रिएक्टिव है। कार्बन हमारा अगर जहां आता है तो ये इसके ऊपर आता है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कार्बन से भी ज़्यादा रिएक्टिव मेटल डालनी पड़ती है। तो क्या डालेंगे इसमें डालते हैं एल्यूमिनियम मेटल डालते हैं। हम इसको लिख सकते हैं रिडक्शन विद एल्यूमिनियम, ठीक है। ये भी आप थोड़ा सा देख लें, कि बार कॉम्पिटिटिव में पूछ लेता है कि मैग्नीज ऑक्साइड की कार्बन से रिडक्शन होगी, हम कहेंगे नहीं होगी, क्योंकि मैग्नीज जो है वो कार्बन से ज़्यादा रिएक्टिव है, वो ऑक्सीजन को नहीं छोड़ेगा। ऑक्सीजन बोलेगी मैं मैग्नीज के साथ ज़्यादा स्टेबल हूँ, मैं क्यों जाऊँ कार्बन के साथ। तो उसके लिए हमें फिर कार्बन से भी ज़्यादा रिएक्टिव मेटल, ऊपर वाली मेटल डालनी पड़ती है, ये वाली, ठीक है। आप देखोगे बड़ी क्लासों में सोडियम पोटाशियम कैल्शियम भी रिडक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो क्या होगा, ये देखो बात वही है, वो आपको पता है, ऑक्सीजन निकल जानी है, क्या बन जाएगा, मैग्नीज अलग हो जाएगा और प्लस Al2O3 प्लस हीट निकलेगी, ठीक है। ये देखिए ये हमारा ओर है, ये क्या है, ओर है, सॉलिड फॉर्म में है, जे भी सॉलिड फॉर्म में है। जैसे इसको जलाते हैं, ठीक है, इसमें हम मैग्नीशियम रिबन भी डाल देते हैं थोड़ा आग लगाने के लिए। जैसे इसको जलाते हैं, हीट करते हैं, तो बड़ी ज़्यादा आग लग जाती है, और बड़ी ज़्यादा जहाँ हीट इवॉल्व होती है, इतनी हीट इवॉल्व होती है कि ये मैग्नीज जो हमें मिलता है, ये लिक्विड फॉर्म में मिलता है, लिक्विड फॉर्म में, मेल्टेड फॉर्म में। तो क्लियर, तो ये होगी रिडक्शन विद एल्यूमिनियम के साथ भी रिडक्शन हम कर सकते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड निकल गया। ये कई बार ये भी पूछ लेता है, यही रिएक्शन आपको दे देता है, आपने पहले चैप्टर में की थी, बताओ ऑक्सीडेशन किसकी हुई, रिडक्शन किसकी हुई, पता ना। ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम में ऑक्सीजन ऐड हो गई, ऑक्सीडेशन हो गई, एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज टू Al2O3, और मैग्नीज की क्या होगी, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिड्यूस टू Mn, मैग्नीज रिड्यूस होगी। ये भी बातें साथ साथ चलानी चाहिए, ठीक है, कॉम्पिटिटिव में ऐसे पूछ लेती हैं चीज़ें। तो अगर अब आयरन ऑक्साइड की बात करें, इसकी कार्बन से हो जाएगी, क्योंकि कार्बन इससे ज़्यादा रिएक्टिव है, ऊपर होता है, ज़्यादा रिएक्टिव है। ये कार्बन से भी कर लेगा, लेकिन हम एल्यूमिनियम से बताने जा रहे हैं आपको। क्यों बताने जा रहे हैं एल्यूमिनियम, क्योंकि हमने आपको एक चीज़ बतानी है। ये देखिए, ये और है सॉलिड फॉर्म में, ये हमारा है एल्यूमिनियम सॉलिड फॉर्म में, और जैसे ही इसको हीट किया, क्या होगा, मेटल छोड़ देगा, ये Fe, आयरन निकल जाएगा,
और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यही पहले की तरह बैलेंस कर सकते हो, करना जरूरत नहीं है, अगर जरूरत है तो आप खुद कर सकते हो। एल्यूमिनियम ऑक्साइड निकल गया, एल्यूमिनियम की होगी ऑक्सीडेशन, आयरन जो ऑक्साइड है आयरन का, उसकी होगी रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और जहां भी जो आयरन है वो लिक्विड फॉर्म में मिलता है। क्यों मिलता है लिक्विड फॉर्म में? क्योंकि इतनी ज़्यादा हीट होती है, ये भी लिक्विड फॉर्म में ही होगा, इतनी ज़्यादा हीट होती है कि ये मेल्टेड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, मेल्टेड फॉर्म में होते हैं और इसको बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं, ये याद रखना। रिडक्शन विद एल्यूमिनियम जो है इसको बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन। रिएक्शन विद कार्बन इसको स्मेल्टिंग बोलते हैं, ये देखेंगे आप 12th में पढ़ेंगे थर्माइट रिएक्शन। और ये थर्माइट बेल्डिंग होती है, एक स्पेशल टाइप की बेल्डिंग, जो हमारे रेलवे ट्रैक होते हैं ना, अगर वो पटरी टूट जाए या बड़ी बड़ी मशीनों के पार्ट जो हैं उनमें कोई क्रैकिंग आ जाए तो उनमें इस मेथड से वेल्डिंग की जाती है। क्या किया जाता है? आयरन ऑक्साइड को लेके, आयरन का ओर लेके उसमें एल्यूमिनियम डाला जाता है, उसको उसमें जलता हुआ मैग्नीशियम का रिबन डाला जाता है, आग लग जाती है। जैसे आग लगती है, ठीक है, वो इतनी हीट इवाल्व होती है कि जो आयरन है हमारा Fe जो आयरन है वो किस फॉर्म में होता है? वो लिक्विड फॉर्म में होता है। और वो आयरन ल्यूकर जो है वो रेलवे ट्रैक जहाँ क्रैकिंग हुई है उसमें डाल देते हैं, वेल्डिंग हो जाती है। जब मशीन का पार्ट जिसमें क्रैकिंग है उसमें डाल देते हैं। ये चीज़ें याद रखनी है छोटे छोटे बच्चे, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो ये था रिडक्शन ऑफ कौन सी मेटल? जो लो रिएक्टिविटी मेटल हैं उनको हम इस हिसाब से रिडक्शन करते हैं। क्लियर? ये आपने याद रखना है, हो जाएगा याद, अब रिपीट करने की जरूरत नहीं मेरे ख्याल में। अगर कार्बोनेट जहाँ ऑक्साइड का और होगा उसकी कैल्सिनेशन रोस्टिंग करेंगे, फिर उसकी कार्बन से रिडक्शन कर देंगे, निकल जाएगा। लेकिन अगर कुछ ऐसे ऑक्साइड हैं मैग्नीज के या आयरन के, उनकी डायरेक्ट आप कैल्सिनेशन रोस्टिंग नहीं लगाना है, उसको डायरेक्ट रिडक्शन कर सकते हैं। क्लियर? अब चलेंगे हम नेक्स्ट, जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, ये भी बड़ी आसान है। चलो बच्चे आगे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब बच्चे चलते हैं सी पार्ट पे। सी पार्ट क्या है? पहले आपको पता है ना क्या कर रहे हैं हम कर रहे हैं कन्वर्शन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल। कंसंट्रेटेड ओर जो है उसमें से मेटल निकाल रहे हैं, सेकंड स्टेप जो हमारा है। तो इसमें हमने दो जो हाईली रिएक्टिव मेटल है उनमें से भी निकाल ली इलेक्ट्रोलिसिस से, जो मीडियम रिएक्टिव मेटल है उनसे भी निकाल ली, कैल्सिनेशन रोस्टिंग किया, फिर ऑक्साइड को हमने रिडक्शन किया कर लिया। अब तीसरी मेटल बची हैं जो लो रिएक्टिव मेटल हैं, जैसे कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। ये सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम तो फ्री स्टेट में मिल जाती हैं, है ना, इनको तो इनके ऑक्साइड इनके और तो होते नहीं, लेकिन कॉपर और मरकरी के और पाए जाते हैं। जहाँ सिल्वर का भी कई बार मिल जाता है, लेकिन ये किस फॉर्म में होते हैं? ये सल्फाइड की फॉर्म में मिलते हैं, ना ऑक्साइड की फॉर्म में ना कार्बोनेट की फॉर्म में, एक ही है सल्फाइड की फॉर्म में। और सल्फाइड वाले को क्या करते हैं आपको पता है? रोस्टिंग करते हैं, बस सिंपल सी बात है। ये देखें फ्लो चार्ट पे भी ये मेटल ऑफ लोअर एक्टिविटी ये बची है हमारी। अब ये मेटल ऑफ लोअर, पहले ओर को कंसंट्रेट किया ना, अब जो लोअर एक्टिविटी वाली है वो सल्फाइड ओर होते हैं। क्या होते हैं? सल्फाइड ओर। और सल्फाइड ओर की क्या करते हैं? रोस्टिंग, और उसी से मेटल मिल जाती है। रोस्टिंग करने के बाद ऑक्साइड बनता था ना, जहाँ क्या होता है, जहाँ ऑक्साइड जहाँ तो बनेगा नहीं, अगर बनेगा भी तो उसमें आपने कोई रिड्यूसिंग एजेंट नहीं डालना है। क्यों नहीं डालना है? क्योंकि ये मेटल इतनी कम रिएक्टिव है, ये उससे रिएक्ट ही नहीं होगी, कार्बन से एल्यूमिनियम से रिएक्ट ही नहीं होगी। तो ये हीट करने से ही, समझ गए ना, मीन सल्फाइड ओर को आपने रोस्टिंग करना है, जब रोस्टिंग करेंगे हीट करना है तो वो मेटल मिल जाएगी। मीन जहाँ अगर ऑक्साइड बनेगा भी तो दोबारा ज़्यादा हीट करेंगे मेटल निकल जाएगी। एक स्टेप है कि रोस्टिंग करना है, मेटल में निकल जाएगी, और उसके बाद उसको प्यूरिफिकेशन करेंगे, रिफाइनिंग करेंगे, वो हम बाद में देखते हैं। तो चलो इसमें एग्जांपल लेते हैं, पहली एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें भी दो एग्जांपल दे देता हूँ आपको, मरकरी की और इसकी कॉपर की। तो मरकरी का और जो है एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी फ्रॉम मरकरी टू ऑक्साइड टू सल्फाइड, इसका फार्मूला है HgS, और इसको मेरे ख्याल में साइनावार और भी बोलते हैं इसको, मरकरी का जो इसका अपना नाम है और का साइनावार। ठीक है, तो क्या करना है इसमें? सिर्फ आपने क्या लगानी है? रोस्टिंग लगानी है बस। सल्फाइड का और है ना, रोस्टिंग लगानी है, हीट करना है। तो क्या है? एक ही स्टेप है, दैट इज रोस्टिंग ऑफ ओर। ठीक है, और रोस्टिंग क्या होता है? दैट इज हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन।
एयर जहाँ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको हीट करना है। तो ये देखिए HgS जो ओर है हमारा, ये ओर है ना, साइन ऑफ और जब मरकरी 2 ऑक्साइड लिख सकते हैं नीचे या और लिख दें, इसमें सॉलिड फॉर्म में है, इसमें हमने हीट करना है, मीन एयर की फॉर्म में, एयर से वो ले लेगा ऑक्सीजन और जब हीट करेंगे ये चेंज हो जाएगा मरकरी ऑक्साइड, मरकरी ऑक्साइड, और सल्फर जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट होकर निकल जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। कोई मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान है, हर एक ही मेथड से है जैसे पहले किए ना ऑक्साइड की फॉर्म में, ठीक है। लेकिन क्या कहता है कि अब इसमें रिड्यूसिंग एजेंट तो डाल नहीं सकते। क्यों नहीं डाल सकते रिड्यूसिंग एजेंट? ठीक है, क्योंकि ये लो रिएक्टिव है, ये किसी से रिएक्ट करेगा ही नहीं। तो अब इसको आप सीधा क्या करेंगे, और हीट करेंगे, HgO को हम और हीट करेंगे लगभग 300 डिग्री सेल्सियस पे, और हीट करेंगे, ये ऑक्सीजन को भी छोड़ देगा, ठीक है, क्योंकि लेस रिएक्टिव है, ऑक्सीजन भी इसके साथ इतनी रिएक्टिव नहीं है। तो इट चेंज टू मरकरी प्लस ऑक्सीजन, दिस इज सॉलिड मरकरी, सॉलिड नहीं, मरकरी किस फॉर्म में होती है, लिक्विड फॉर्म में रूम टेम्परेचर पे। ये लिक्विड फॉर्म में आपको मेटल जो आपकी मरकरी है मिल जाएगी, ठीक है, मेटल जिसकी हम एक्सट्रैक्शन कर रहे थे हो गई, मरकरी निकल गई, कोई मुश्किल नहीं है, समझाया बच्चे, ठीक है। तो ये है मरकरी की एक्सट्रैक्शन फ्रॉम मरकरी सल्फाइड ओर, इसका जो सल्फाइड ओर है उससे। तो आगे हम एक एग्जांपल और देते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब बच्चे लो रिएक्टिव मेटल में एक और एग्जांपल कर लेते हैं, कॉपर की। सेकंड एग्जांपल हम करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर 1 सल्फाइड, कॉपर 1 सल्फाइड जिसका फार्मूला होता है Cu2S, एक वैलेंसी है, सल्फर की 2 होती है ना, 2 कॉपर की 2 हो गई, एक हो गई, इसको हम कॉपर ग्लैंस भी बोलते हैं, इसका जो अपना नाम है ना और का, वो है कॉपर ग्लैंस। तो बड़ा आसान है, लेकिन बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, कहाँ होते हैं वो भी बता देता हूँ क्योंकि आप ना हो। तो क्या है इसमें, आपने क्या करना है, सल्फाइड ओर है, क्या करेंगे, रोस्टिंग करेंगे, रोस्टिंग लिख सकते हो आप, हीटिंग ऑफ ओर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है। तो क्या है, मैं सीधा लिखता हूँ रिएक्शन, ये है Cu2S, इसमें एयर डालेंगे, ठीक है, ये और है हमारा, इसको हीट करेंगे, क्या बन जाएगा, ऑक्साइड ही बनता है तकरीबन, तो ये भी ऑक्साइड बन जाएगा Cu2O, और सल्फर डाइऑक्साइड निकल जाएगी। पहले मसला था हमारा सल्फर डाइऑक्साइड निकालना, ऑक्साइड बन गया, कोई बात नहीं, ये ऑक्साइड बन गया, इसको बोलेंगे कॉपर 1 ऑक्साइड। जहाँ भी कॉपर की वैलेंसी 1 है ना, कॉपर की 2 वैलेंसी होती है, याद रखना आपने, कॉपर की 1 भी वैलेंसी होती है और कॉपर की 2 भी होती है। ये होता है क्यूप्रस, ये होता है क्यूप्रिक। बड़ी क्लासों में हम 1 2 नहीं लगाते, हम सीधा बोलते हैं ये क्या है, क्यूप्रस ऑक्साइड, और ये क्या है, ये है क्यूप्रिक ऑक्साइड, बड़ी वैलेंसी वाला IC, क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड। ये है फेरस ऑक्साइड, ये है फेरिक ऑक्साइड, इसमें 2 है, इसमें 3 है, बड़ी वैलेंसी वाला IC होता है। तो ये कन्फ्यूज है, ऐसे ही मर्क्यूरस और मरकरी वाला भी ऐसे होता है, लेकिन जहाँ बच्चों को थोड़ा इतना कंफ्यूज नहीं करते हैं वो सीधा नाम लिख देते हैं, कॉपर 1 ऑक्साइड 2 ऑक्साइड। तो क्लियर, ये हो गया पहला स्टेप। अब दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, अब ये है ऑक्सीजन है तो रिडक्शन करनी है, बी पार्ट इसका रिडक्शन है। अब रिडक्शन के लिए हमने बताया है ये लो रिएक्टिविटी है, इसमें हम कुछ नहीं डालते, ना एल्यूमिनियम ना कार्बन, ये रिएक्ट नहीं होती, इनका अपना ही मेथड है, अपना मेथड। अब ये इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो ये क्या कहता है, ये जो बना है Cu2O, ये रिएक्ट हो जाता है Cu2S से, और कॉपर निकल जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड निकल जाता है। कंफ्यूज नहीं होना, अभी बताता हूँ। ये देखिए, ये अभी बना है जो, ठीक है, ये कहाँ से आया, ये हमारा ओर है, ये है प्रिपेयर्ड, जो अभी बनाया हमने यहाँ से। सुन ले, इसको गौर से सुनना है। कहता है ये रिएक्शन जब कर रहे थे ना आप, ओर को, इस ओर को ऑक्साइड में चेंज कर रहे थे, जब मोर देन 50% ये रिएक्शन हो गई, 50% से रिएक्शन हो गई, तो उसके बाद आपने ये एयर की सप्लाई जो है रोक देनी है, स्टॉप कर देनी है। क्लियर, मीन मान लो 50% से ज़्यादा जो सल्फाइड है वो किस में चेंज हो गया, ऑक्साइड में चेंज हो गया। रिएक्शन आपने चलने देनी है, हीट करने देना है इसको, लेकिन इसमें से आपने एयर नहीं देनी है, ऑक्सीजन नहीं देनी है। जब ऑक्सीजन नहीं देंगे तो ये क्या करेगा,
ये आके इससे रिएक्ट हो जाएगा, तभी मैंने ये लिखा है, देखो सेकंड रिएक्शन में CuO ये अपने ही ओर से रिएक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो डाला हमने और तो काफ़ी डाला हमने, एयर दे रहे हैं, जैसे ये आधे से ज़्यादा ये हो गया, हम एयर की सप्लाई बंद कर देंगे और ये जो बना है कॉपर 1 ऑक्साइड ये दोबारा वापस और से रिएक्ट हो जाएगा, इस ओर से रिएक्ट हो जाएगा जो बचा हुआ और है, और ये देखिए ऑक्सीजन और सल्फर कंबाइन होके सल्फर डाइऑक्साइड निकल गया और कॉपर हमें मेटल जो चाहिए थी वो मिल गई। क्लियर बच्चे? दिस इज एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, वेरी इजी। बच्चे जहाँ कंफ्यूज होते हैं कि ये बना तो इसकी रिडक्शन तो की नहीं, ये कहाँ से आ गया? क्लियर हो गया ना आपको? ये अपने ही ओर से दोबारा रिएक्ट हो जाता है, तो दिस इज एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। ऐसे कॉपर की भी कर सकते हैं, और बाकी हमने बताया सिल्वर की कई बार पाया जाता है सल्फाइड और, उसका भी बड़ा सिंपल तरीके से है। तो गोल्ड और प्लेटिनम तो ये मिलते ही नहीं, ये तो फ्री स्टेट में होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। हाई रिएक्टिविटी वाली जो है उनकी इलेक्ट्रोलिसिस से करते हैं, इनका थोड़ा बच्चे कन्फ्यूजन होते हैं, इसमें कार्बोनेट और सल्फाइड और पाए जाते हैं, कैल्सिनेशन रोस्टिंग करके ऑक्साइड में, फिर उसको रिडक्शन। ठीक है, इसमें सीधी हम क्या करते हैं, सीधा इसको हीट करते हैं। ठीक है, सल्फाइड और होता है ना, रोस्टिंग करते हैं, रोस्टिंग में ही इसकी रिडक्शन भी हो जाती है। क्लियर? इसके बाद हम करेंगे इनकी रिफाइनिंग। ये जो मेटल बनी है ना, ये जो मेटल बनी है, या मरकरी बनी है, या जिंक जो हमने की है, सेकंड स्टेप के सारे स्टेप हैं। ठीक है, कोई भी आपसे पूछ सकता है, जो पूछे आपने वही देना है, सारे नहीं देने हैं। तो इनकी अब हम करेंगे प्यूरिफिकेशन। ये मेटल जो मिलती हैं ये 100% प्योर नहीं है, इसमें अभी भी इम्प्यूरिटीज़ हैं, क्योंकि बड़ी सारी प्रोसेस हमने लगाई हैं। अब इसमें जो इम्प्यूरिटीज़ हैं वो हमने अलग करनी है, उसको हम बोलते हैं रिफाइनिंग, जहाँ प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों। आज हम करेंगे रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। तो हम कर रहे थे मेटलर्जी या मेटलर्जिकल प्रोसेसेस कर रहे थे, जिसमें हम करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। तो इसमें हमने मेन 3 स्टेप देखे थे। पहले ओर को कंसंट्रेट करते हैं, जो ज़मीन से ओर निकलता है जिसमें मेटल होती है, साथ में कुछ और भी चीज़ें लगी होती हैं जो इम्प्यूरिटीज़ होती हैं, पहले उसको साफ करते हैं, प्यूरिफिकेशन, कंसंट्रेशन हो गया। उसके बाद उसमें से सेकंड स्टेप में करते थे मेटल एक्सट्रैक्ट। ठीक है, तो उसके बाद जो मेटल एक्सट्रैक्ट हमने की है वो 100% प्योर नहीं है, उसमें अभी भी इम्प्यूरिटीज़ हैं। कुछ मेटल की इम्प्यूरिटीज़ हो सकती हैं, नॉन मेटल की हो सकती हैं, वो इम्प्यूरिटीज़ हमने रिमूव करनी है, उसी को बोलते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। तो हमने अगर बात करें, पीछे जाएं हम, तो हमने मेटल को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। अगर रिएक्टिविटी सीरीज देखें, वो चार्ट है हमारा, तो इसमें ये मेटल जो हमारा रिएक्टिविटी सीरीज है, ये पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, इनके और जो है इनको हम एक्सट्रैक्ट कर लेते थे। कैसे? इनको करते थे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से। इसमें तो जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं ना, इसमें भी हमने इलेक्ट्रोलिसिस मेन मेथड करना है। इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो मेटल 100% तकरीबन प्योर ही आती है। इसके लिए हम रिफाइनिंग नहीं लगाते, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से पहले प्योर हैं। उसके बाद हमने देखा जिंक, आयरन, लेड वगैरह, या नीचे जो लो बिल्कुल लीस्ट रिएक्टिव मेटल हैं, तो इनकी जब एक्सट्रैक्शन करते हैं तो इसके लिए हमने देखा था देयर आर वेरियस स्टेप्स, है ना। कैल्सिनेशन, रोस्टिंग लगती है, उसके बाद मेटल की रिडक्शन करते हैं। तो जब ये कैल्सिनेशन करते हैं, रोस्टिंग करते हैं, जहाँ फिर जब मेटल की रिडक्शन करते हैं कार्बन को डाल के, या फिर कोई और मेटल डाल के, उस टाइम भी मेटल के साथ बड़ी सारी अदर मेटल्स, जहाँ कार्बन की इम्प्यूरिटीज़ या अदर इम्प्यूरिटीज़ उससे कंबाइन हो जाती हैं। तो उस जो मेटल को हमने एक्सट्रैक्ट किया है, आज उसकी हम करेंगे प्यूरिफिकेशन, और इस प्यूरिफिकेशन के मेथड को बोलते हैं रिफाइनिंग ऑफ। तो हम कह सकते हैं द मेटल्स ऑब्टेन बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेसेस। पीछे हमने रिडक्शन प्रोसेस लगाई ना, उसको मेटल को निकालने के लिए, कंटेन सम इम्प्यूरिटीज एंड आर कॉल्ड क्रूड मेटल। इस मेटल को क्रूड मेटल भी बोला जाता है। दीज क्रूड मेटल्स are then purified and the process of purification of metal is called refining of metal। इसी purification की method को हम बोलते हैं refining। तो the most widely used method for refining is electrolytic refining। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करेंगे, लेकिन और भी बड़े सारे मेथड है। 12th में जाएंगे ना, आप बड़े सारे मेथड पढ़ेंगे। जैसे आप पढ़ेंगे डिस्टिलेशन प्रोसेस। कुछ मेटल ऐसी होती है जो वोलेटाइल होती हैं, उनके वेपर्स बन जाते हैं, तो हम सीधे उनको हीट करेंगे, वेपर्स बन जाएंगे, वेपर को ठंडा करेंगे, मेटल प्योर फॉर्म में आ जाएंगी। एक होता है लिक्विफिकेशन प्रोसेस,
मेटल में अगर वो इम्प्यूरिटीज हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है लेकिन मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कम है, तो हम क्या करेंगे, एक स्लोप टाइप उस पर रख के ना टेबल पे उसको मेल्ट करेंगे, हीट देंगे, नीचे से मेल्ट करेंगे, मेटल जो है मेल्ट होके अपने आप ही नीचे आ जाएगी और इम्प्यूरिटीज वो मेल्ट ही नहीं हुई, उनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, वो ऊपर आ जाएंगी। बड़े सारे मेथड्स हैं इनको प्यूरीफाई करने के, लेकिन इसमें हम हमारे क्लास में के लेवल में हम करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। और इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस हमें पता है, हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाते हैं और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपको पता है बैटरी से दो रॉड जोड़ते हैं, एक का बैटरी से पॉजिटिव जोड़ देते हैं, एक से बैटरी का नेगेटिव जोड़ देते हैं, एक हो जाता है एनोड, एक हो जाता है कैथोड। ठीक है, वही जो हमने सोडियम क्लोराइड की या एल्युमिनियम ऑक्साइड के एक्सट्रैक्शन में किया था, उसी तरीके का इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमने लगाना है। ये देखिए, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आपके पास है। पहले आपको बता देते हैं कि इस इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में करते क्या है। ये हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। ठीक है, इसमें देखिए ये मैंने दो रॉड लगाई हुई है और एक बैटरी लगाई हुई है। ये बैटरी है, ठीक है, ये बैटरी है और इसमें डाला हुआ है मैंने सोल्यूशन। बस इतनी चीज़ें हैं, चार चीज़ें हैं। दो रॉड हैं, ठीक है, एक बैटरी है, बैटरी और रॉड को मैंने वायर से, इलेक्ट्रिक वायर, कॉपर वायर वगैरह से हमने जोड़ दिया है और बीच में है कोई सोल्यूशन। लेकिन आपको क्लियर कर देते हैं क्या क्या चीज़ें आपने लेनी है। जिस मेटल को आपने प्योर करना है, जिस मेटल को आपने प्योर करना है जो इम्प्योर फॉर्म में है, जैसे हम कॉपर की एग्जांपल लेंगे तो कॉपर की अगर बात करें, उस मेटल का आपने एक बिग पीस, बिग रॉड बनानी है, बड़ी सारी रॉड। ठीक है, ये जो इंडस्ट्री में करते हैं वो तो बड़े हायर लेवल पे करते हैं, तो उस रॉड को आपने ये इधर लगा देना है। ठीक है, और एक प्योर रॉड लेनी है, प्योर मेटल लेनी है, प्योर जो 100% प्योर हो। वो कहाँ से लेंगे? वो बाजार से लेंगे, जहाँ से भी हमें मिलेगी, लैब से ले लेंगे। प्योर होनी चाहिए, उसमें इम्प्यूरिटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, वो हम इधर लगा देंगे। ठीक है, इसको जोड़ेंगे, जो इम्प्योर मेटल है उसको जोड़ेंगे बैटरी के पॉजिटिव से, बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ देंगे। और जो प्योर मेटल है, मेटल की रॉड है, ये मोटी रॉड है, थिक रॉड है, ये थिन रॉड है, और इसको जोड़ देंगे बैटरी के नेगेटिव से। और आपको मैंने पिछले भी बताया था कि जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसको बोलते हैं एनोड और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उसको बोलते हैं कैथोड। कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है सीधा, क्योंकि जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनते हैं ना, जब सेल से बिजली तैयार करते हैं तो ये इलेक्ट्रोड चेंज हो जाते हैं, एनोड नेगेटिव, कैथोड पॉजिटिव हो जाता है। हम सीधा याद रखते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। एनोड पे हमेशा होती है ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इस पे होता है क्या? रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये याद रखना। देखते हैं ये तो क्या है, क्लियर। मीन जो इम्प्योर मेटल है या कॉपर है उसको बना दिया एनोड, और जो प्योर हमने ली थी रॉड उसको बना दिया कैथोड। मीन उसको बैटरी के नेगेटिव से जोड़ दिया, इसको पॉजिटिव से जोड़ दिया, और इसके अंदर एक सोल्यूशन डालना है आपने। बस कौन सा सोल्यूशन होगा? वो होगा हमारा उसी मेटल सॉल्ट का। अगर कॉपर लिया है तो कॉपर सल्फेट ले सकते हैं, अगर आप जिंक की बात कर रहे हो जिंक सल्फेट ले सकते हैं। ठीक है, जिंक क्लोराइड ले सकते हैं। मीन ऐसा सॉल्ट का सोल्यूशन होना चाहिए जिसमें ये मैटर जिसको प्यूरीफाई आप कर रहे हैं उसी का सॉल्ट होना चाहिए। क्लियर। तो ये इसमें सोल्यूशन को पानी में डालना है और इसमें डिसॉल्व कर देना है। ठीक है, ये प्रोसेस है बस। तो अगर इसकी वर्किंग की बात करें तो वो हम जो पर्टिकुलर एग्जाम्पल करेंगे उसमें आप पूरी समझा देंगे, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि इसमें होता क्या है। ये जो इम्प्योर मेटल है, एनोड है ना, ये एनोड पे क्या होती है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मीन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये मेटल जो है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां इलेक्ट्रॉन लॉस करती है और पॉजिटिव आयन बन के सोल्यूशन में आ जाती है, और ये कैथोड के पास जाती है। कैथोड पे क्या होती है? रिडक्शन। वही आयन जो है वो जहां कैथोड पे जाके इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं और बन जाते हैं प्योर मेटल। प्योर मेटल के एटम बन जाते हैं और वो इससे अटैच होना शुरू हो जाते हैं। समझ गए ना? मीन ये इसमें से एक एक करके जो एटम है वो आयन बनेगा, जहां से एक एक एटम निकलेगा, सिंगल एक एक एटम वो आयन बनेगा, और वो फिर आयन जो है दोबारा इलेक्ट्रॉन गेन करके इसके पास चला जाएगा। इम्प्यूरिटी कोई नहीं जाएगी, जहाँ जो इम्प्यूरिटी जो है वो कहाँ जाएंगी? अगर तो इम्प्यूरिटी सॉल्युबल होंगी तो वो सोल्यूशन में डिजॉल्व हो जाएंगी, अगर इनसॉल्युबल होंगी तो वो नीचे बैठ जाएंगी, जिसको हम बोलते हैं एनोड मड बोलते हैं। क्लियर। और हम देखेंगे अल्टीमेटली क्या होगा, ये रॉड जो है इसका वेट कम होना शुरू हो जाएगा और इस रॉड का वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये रॉड खत्म होना शुरू हो जाएगी, एटम इसके डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं, सोल्यूशन में चलते जा रहे हैं, और जहाँ से ये एटम सोल्यूशन से इसके साथ अटैच होते जा रहे हैं।
तो इसका वेट लॉस होता जाएगा, इसका बढ़ता जाएगा, और ये जो जहाँ जो मेटल आएगी दिस इज ऑलमोस्ट 99.9% या 100% प्योर होगी, और दिस इज बेस्ट मेथड फॉर गेटिंग द 100% प्योर मेथड। तो अब हम करते हैं पर्टिकुलर एग्जाम्पल इसकी करेंगे लेके, फिर जो डाउट है अगर रह गए वो उसमें आपके क्लियर हो जाएंगे। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले ले। तो बच्चों अब करते हैं हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। जो कॉपर मेटल हमने मेटलर्जी प्रोसेस में निकाली है, क्रूड मेटल, उसको हम प्यूरिफाई करते हैं। तो हमने पहले ही आपको बता दिया है कि ये देखिए मैंने सेटअप किया है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। तो इसमें हमने क्या किया है, 2 रॉड ली हैं, एक थिक रॉड एक थिन स्ट्रिप ली है। तो ये दोनों कॉपर की हैं। फ़र्क ये है कि ये जो हमारा इम्प्योर कॉपर है जिसको हमने प्यूरिफाई करना है, ये थिक रॉड जो है उसकी है, और ये थिन रॉड जो है ये 100% प्योर कॉपर है। लैब से लेना है या जहाँ से भी हमें मिले, ये प्योर कॉपर है। और इनकी दोनों रॉड जो है एक वायर की मदद से हमने इनके साथ लगा देनी है बैटरी। ठीक है, करंट अप्लाई करना है। जितना बड़ा सिस्टम होगा उतना ही बड़ा करंट उसको अप्लाई करना पड़ेगा। तो बैटरी लगा दी, और बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो जोड़ दिया इम्प्योर रॉड से, पॉजिटिव टर्मिनल इम्प्योर रॉड से जोड़ दिया, वो हो गया हमारा एनोड। ठीक है, और नेगेटिव टर्मिनल हमने जोड़ दिया किससे, प्योर रॉड से, वो बन गया हमारा कैथोड। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड क्या होता है, नेगेटिव होता है। मीन ये रॉड पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, ये बैटरी जिससे जोड़ी है उसी के हिसाब से ये पॉजिटिव नेगेटिव हो जाती है। बैटरी का पॉजिटिव एंड इससे जोड़ा, ये पॉजिटिव रॉड मानेंगे, ये नेगेटिव एंड इससे जोड़ा नेगेटिव रॉड मानेंगे, ये एनोड ये कैथोड। और इलेक्ट्रोलाइट इसमें जो डालेंगे वो क्या है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है हमारा, दिस इज कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। कॉपर सल्फेट डालेंगे इसमें, एक्यूस, पानी में डिजॉल्व करके, ब्लू कलर का होता है, ये आपको पता है, पहले भी हमने पढ़ा है बड़ी बार। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इसमें पानी में डाल के इसको इसमें डिजॉल्व करके इसमें डाल देंगे टैंक में। और ये टैंक हमने पहले भी बताया था, ये टैंक ऐसा होना चाहिए इंसुलेटर, ये बिजली को कंडक्ट नहीं करना चाहिए। ये सारा पार्ट जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। ये प्लास्टिक का हो सकता है, ग्लास का हो सकता है। अब बच्चे देखेंगे जैसे ही हमने इसमें करंट पास किया तो क्या चेंज होती है, कौन सी ऐसी रिएक्शन है जो एनोड और कैथोड पे होती हैं और हमें इम्प्योर कॉपर में चेंज हो जाता है। तो चलो देखते हैं केमिकल रिएक्शन जो चेंज इन द टैंक जो हो रही है। तो सबसे पहले क्या है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जो है, आपको पता है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन क्या है, एक्यूस है ना, एक्यूस है, और ये इलेक्ट्रोलाइट है, और थोड़ा सा हम एसिड भी डाल देते हैं बीच में, डिल्यूट एसिड। क्यों, क्योंकि डिसोसिएशन फास्ट हो जाए, इलेक्ट्रोलाइट टूट जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट टूट जाता है किसमें, पॉजिटिव आयन में, ये पॉजिटिव आयन, और ये क्या, ये नेगेटिव आयन, दिस इज एक्यूस। एक्यूस मीन ये पानी में डिजॉल्व है, ये नेगेटिव आयन। क्लियर, इट मीन इस सोल्यूशन में अब क्या है, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन भी हैं और सल्फेट 2 नेगेटिव आयन भी हैं, फ्रीली मूव कर रहे हैं। पहले सोल्यूशन वाले की बात करेंगे, सोल्यूशन से ही रिएक्शन शुरू होती है। सोल्यूशन में कॉपर 2 पॉजिटिव भी हैं और सल्फेट 2 नेगेटिव भी हैं। ये कैथोड पे क्या होगा, पहले हम कैथोड की रिएक्शन करते हैं। और कैथोड पे आपको पता है, हमेशा याद रखना, अगर भूल जाए, कैथोड पे हमेशा होती है रिडक्शन, इससे आपको गलती नहीं लगेगी। कैथोड पे रिडक्शन, एनोड पे ऑक्सीडेशन। कैथोड पे क्या होगा, कैथोड नेगेटिव चार्ज वाला है, उस पर कौन जाएगा, पॉजिटिव जाएगा ना। पॉजिटिव कौन है सोल्यूशन में, कॉपर 2 पॉजिटिव, सल्फेट तो जाएगा नहीं, कॉपर 2 पॉजिटिव इसकी तरफ भागेगा। ठीक है, कॉपर 2 पॉजिटिव जो है, दिस इज कॉपर 2 पॉजिटिव आयन जो है एक्यूस सोल्यूशन में, वो कैथोड के पास गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, है ना, कैथोड के पास इलेक्ट्रॉन है, इधर से भी इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज मीन एक्सेस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बैटरी से भी देंगे ना इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज करंट। करंट क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जैसे ही बैटरी ऑन की, ये जहां से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और किसमें चेंज हो जाएगा, दिस इज कॉपर, सॉलिड कॉपर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये कॉपर जो है ये इस रॉड से चिपकना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये कॉपर कहाँ से आया है, ये तो हमने सोल्यूशन वाली बात की है, इसकी तो कोई बात नहीं की। ठीक है, अब क्या होगा, एनोड पे देखते हैं क्या होगा। एट एनोड पे क्या होता है, एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, किसकी ऑक्सीडेशन, कॉपर की होनी है, सल्फेट का कोई काम नहीं है। ठीक है, सल्फेट का काम है बैलेंस करने का। अब जैसे ही ये सोल्यूशन में से कॉपर आयन इधर चले गए तो क्या हो गया, जहां सल्फेट रह गया ना, सल्फेट 2 नेगेटिव क्या हो गए, है ना, सोल्यूशन में नेगेटिव चार्ज बढ़ना शुरू हो गया, और नेगेटिव ने तो अपने आप को बैलेंस करना ही करना है।
तो नेगेटिव को बैलेंस करने के में किसने मदद की? इस एनोड ने। ठीक है, ये एनोड पे जो कॉपर एटम लगे हुए हैं ये क्या करेंगे, इनकी हो जाएगी ये कॉपर सॉलिड जो है इसकी हो जाएगी, क्या हो जाएगी? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मीन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन और कॉपर एक्यूस में आ जाएगा। मीन ये रॉड में है कॉपर, ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ठीक है, और आयन बन के कॉपर 2 पॉजिटिव आयन बन के दोबारा सल्फेट को बैलेंस करेगा, इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, मीन कहने का मतलब फिर क्या होगा, जब रिएक्शन चलती रहेगी तो ये कॉपर 2 पॉजिटिव आयन जहां से सोल्यूशन वाले जो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन है वो इधर चलते जाएंगे, रॉड के साथ चिपकते जाएंगे, एंड इक्वल नंबर ऑफ कॉपर एटम फ्रॉम इम्प्योर कॉपर चेंज इनटू कॉपर आयन। क्लियर, ये कॉपर आयन में चेंज होते जाएंगे और जहां से कॉपर आयन इधर चलते जाएंगे और ये रिएक्शन चलती रहेगी। क्लियर, तो ये प्रोसेस है बच्चे, कुछ भी नहीं है, बड़ा आसान है। ठीक है, और इसमें आपने देख लिया जो प्योर कॉपर आएगा, एक एक एटम करके टूट रहा है, एक एटम पहले आयन बन रहा है, फिर वो आयन दोहरा एटम बन रहा है। इम्प्यूरिटी कोई उसके साथ लेके नहीं जाएगा, वो इम्प्यूरिटी जो है सॉल्युबल है वो तो डिजॉल्व हो जाएंगी, जो इनसॉल्युबल है वो ये एनोड मड बन के ये नीचे बैठ जाएंगी। और इसमें कई बार क्या होता है, अगर फॉर एग्जाम्पल कॉपर के साथ गोल्ड की या प्लेटिनम की इम्प्यूरिटी है ना, वो मेटल जो लेस रिएक्टिव है तो वो क्या होंगी, वो किसी से रिएक्ट नहीं होती, वो नीचे बैठ जाती हैं। और कई बार हमें कीमती मेटल जो है ज़्यादा कीमती, वो भी इम्प्यूरिटी की फॉर्म में हमें मिल जाए, इसकी इम्प्यूरिटी है लेकिन वो भी हम जहाँ से निकल जाती हैं। लेकिन अगर वो मेटल जो ज़्यादा रिएक्टिव हैं तो वो फिर फॉर एग्जाम्पल इसमें सोडियम भी होगा अगर, या पोटाशियम होगा, या एल्यूमिनियम होगा इसमें, तो वो भी क्या करेगा, वो सल्फेट से रिएक्ट हो जाएगा, एल्यूमिनियम सल्फेट की फॉर्म में सोल्यूशन में डिजॉल्व हो जाएगा। तो क्लियर बच्चे, दिस इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। इस तरीके से हम जो मेटल हमें मिलती है वो 100%। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो ले लें इसका स्क्रीनशॉट। ओके।